हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयर वेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट सेकंड के बारे में। अब ये रहने वाली हमारी एक वन शॉट वीडियो, मतलब इस एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट सेकंड को हम लोग कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। अब ये जो हमारी यूनिट है इसके अंदर टोटल हमारे सामने 3 चैप्टर आते हैं। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, दूसरा आता है हमारा प्रिमिसेस एंड तीसरा आता है हमारा इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल। यानी कि इस पूरी यूनिट में हमारे टोटल रहेंगे 3 चैप्टर और हम इन तीनों चैप्टर को जो है आज इस एक ही वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। बाकी देखो, आपको पता है कि ये जो हमारी वीडियो होती है ये रहने वाली है क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी इस यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपको पूरी की पूरी यूनिट का एक तो नोट्स मिल जाएगा, आपका सिलेबस भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वजह से आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। मतलब एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे काम हो जाते हैं। तो ये वीडियो रहती है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो को लाइक भाई पक्का कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपना जो भी फीडबैक हो हमको जरूर बताना। बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो अब अगर बात करें हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे सिंपल हमारे 3 चैप्टर हैं और तीनों से रिलेटेड हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा आता है इसके चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रिमिसेस वाले पार्ट से। और क्वेश्चन हमारा सिंपल बनता है, डिस्कस डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट लेआउट अलोंग विद मेंटेनेंस एंड सैनिटेशन ऑफ प्रिमिसेस। यानी कि ये जो आपका प्रिमिसेस है इसके बारे में बेसिकली आता है कि इसको डिजाइन कैसे करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे और इसका लेआउट हमारा टोटल कैसे रहने वाला है। यानी कि देखो, यहाँ मैंने ट्राई किया है कि आपको सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से दिखा दूंगा, जिससे बस देखो ये जो इमेज है ना ये बस आपको समझाने के लिए है कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या होता है और किसके अंदर क्या काम होता है। ये सब क्लियर हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस कैसे करोगे, सैनिटेशन कैसे करोगे और इसके अलावा जो हमारा स्टेराइल एरिया होता है उसकी मेंटेनेंस और कंटामिनेशन को कैसे कंट्रोल करोगे, ये सारी बात हम यहाँ करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दी परचेज स्पेसिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स फॉर रॉ मटेरियल प्लस इक्विपमेंट। यानी कि अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं और जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं इनके बारे में बात करनी है कि ये होते क्या है और इनको हम कैसे खरीदेंगे, खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ हमें बतानी पड़ेगी। यानी कि पूरी एक हमारी लिस्ट सी बनती है, वो हो गया। और इसके अलावा जो हमारा रॉ मटेरियल और ये है इनको मेंटेन कैसे करेंगे, ये दोनों बातें आपको इस वाले क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। देन हमारा थर्ड वाला पार्ट आता है, राइट अ नोट ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसके अलावा हमें पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में बात करनी है। यानी कि देखा जाए ओवरऑल तो हमारे जो 3 चैप्टर में 3 हमारे क्वेश्चन बने हैं। पहला जो ये वाला पार्ट है इसमें से थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन और कम आते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, ट्रेनिंग, हाइजीन और पर्सनल रिकॉर्ड हो गया, जो बहुत ही शॉर्ट में आते हैं। देन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा आता है यहाँ पे प्रिमिसेस वाला, और प्रिमिसेस के अंदर से हमारा ज्यादा पार्ट आता है डिजाइन कंस्ट्रक्शन प्लांट लेआउट ये सब आता है और इसके अलावा हमारा मेंटेनेंस वाला पार्ट भी आ जाता है। देन हमारा जो आखिरी वाला है इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल, इसमें से बस ये आएगा कि किसी भी इक्विपमेंट को कैसे खरीदना है और कैसे उसको मेंटेन करना है, इक्विपमेंट को और रॉ मटेरियल को, ये वाला पार्ट आता है। तो हम एक एक करके सभी को कवर करेंगे। अब देखो, यहाँ जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे ये इंपोर्टेंट वाइज है, यानी कि कौन ज्यादा एग्जाम में आता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे सिलेबस वाइज ही पूरे सॉल्यूशन को कवर करेंगे और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको साथ में हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले चैप्टर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल के बारे में। तो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन मेनली बनता है वो क्या बनेगा, राइट अ नोट ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा हाइजीन हो गया, पर्सनल रिकॉर्ड हो गए, एंड देन इंपोर्टेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग हो जाएगा इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये जानना है कि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो पर्सनल है ये हमारे होते ही क्या है। क्योंकि अगर एक बार हमको ये क्लियर हो गया तो इसमें आने वाले जो हमारे बाकी के सब टॉपिक्स हैं ये ऑटोमेटिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम सिंपल यहाँ पे वन वर्ड में बात करें ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका सिंपल हम बोल सकते हैं कि ये हमारी कोई भी संस्था होती है या कोई भी कंपनी होती है या कोई भी हमारी इंडस्ट्री होती है। यानी कि जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज वर्ड हमारा ऑर्गेनाइज करने के लिए आता है। यानी कि वहाँ पे क्या है कि 2-4 जो भी हमारे काम हो रहे हैं सबको हमने ऑर्गेनाइज करके एक पर्टिकुलर जगह बना दी है और उस जगह को हम यहाँ पे देन ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक हमारी ऐसी कंपनी होगी या कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी या हमारी कोई ऐसी संस्था होगी यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से सारे के सारे काम हो रहे होते हैं जो तक कब कैसे होना हो। अब एग्जांपल देता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारी कंपनी है केवल फार्मा, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। अब ऑर्गेनाइजेशन का पहला फंडा क्या होता है कि वो क्या काम करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो केवल फार्मा आपके लिए क्या कर रहा है, हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से जो आपको अच्छे से समझ आता है। देन आपको साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मेन काम। अब इसके अलावा हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, देन उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, देन आपको 2 मार्क्स वाले जोड़, यानी कि बहुत कुछ है वो हम आपको
आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मेनली काम और ये हो गई हमारी संस्था यानी कि केवल फार्मा। अब ये केवल संस्था बनी क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जिनको ऑर्गेनाइज करके हमारा ये पूरा एक सेटअप तैयार हुआ है। कैसे है? तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा ऑफिस है, ये पूरा केवल फार्मा वाला ऑफिस है। अब इसके अंदर हमारे क्या रिकॉर्डिंग रूम है। अब रिकॉर्डिंग रूम में क्या है कि एक तो ये रिकॉर्डिंग रूम है जिसमें मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यानी कि ये सिंपल आपका पेज वाला सेटअप हो गया। एक आपका स्मार्ट बोर्ड वाला पैनल वाला सेटअप है जिसमें जो आपकी वैसे इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस है वो पैनल पे बनाई जाती है। तो आपके दो रिकॉर्डिंग रूम हो गए। इसके अलावा एक आपका वर्किंग एरिया जहां पे बैठ के हर कोई क्या कर रहा है, आपके लिए नोट्स बना रहा है, पीडीएफ वगैरह बना रहा है। फिर एक आपकी कंटेंट क्रिएशन की टीम है, वो क्या कर रही है, आपके लिए कंटेंट निकालने का काम कर रही है, कब क्या चाहिए। फिर आपका एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है जो आपकी शिकायतें सुन रही है और आपकी जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। यानी कि ये सारे डिपार्टमेंट है। अब क्या करते हैं, हम इन सबको मिला के, इन सबके अलग अलग कमरे बना के हम क्या करते हैं, यहाँ पे मालूम नहीं ये पूरे रूम बना दिया और इस तरह हमारे क्या हो गए, ये सब ऑर्गेनाइज हो गए, अरेंज वे में हो गए। और देन इन सबको मिला के जो एक हमारी बड़ी सी फर्म बन रही है, जो कंपनी बन रही है, उसी को हम यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मींस द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, यानी कि कोई भी जो हमारी कंपनी उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है। देन वेयर ड्यूटीज, यहाँ पे जिसकी जो भी ड्यूटी है, जैसे मान लो मेरी ड्यूटी वीडियो बनाना है, आपकी मैम है मैनेजर, उनको पूरा मैनेज करना है कंपनी को। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन देखना है। देन आपके अंकित सर, उनको टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरा संभालना है। देन आपका यहाँ पर रिकॉर्डिंग रूम है और एक दो टीचर है, यानी कि क्या है, हर किसी का अपना अपना काम है। तो वो उनकी ड्यूटीज हो गई। फिर यहाँ पे जो अथॉरिटीज वो आपके जसप्रीत मैम संभालती हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई सारी, वो उनके ऊपर है कि उनको सब कुछ क्लियर करना है। देन यहाँ पे हर एक बंदे का क्या है, अपना अपना काम डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर एक हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक कंपनी का पूरा पार्ट है जिसमें हर एक जो बंदा काम कर रहा है उसकी प्रॉपर ड्यूटीज है, प्रॉपर सारे रूम है और सब कुछ क्या एक अरेंज वे में एक प्रॉपर कंपनी की तरह काम कर रहा है। यानी कि मिलकर केवल एक आउटपुट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि आपको पढ़ा रहे हैं, बस ये आउटपुट टोटल आपके लिए निकल के आ रहा है। बट अब यहीं पे आता है हमारा मेन खेल। अब देखो, ये कंपनी ठीक है, ये हमारा जगह ठीक है, लेकिन अब मान लो कि ये जो हमारा ऑफिस है, अगर इसमें एक भी बंदा ना हो, यानी कि ना कोई मैम हो ना कोई सर हो, तो क्या ये कंपनी चलेगी? भाई बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि अगर मान लो मैं ही नहीं हूं तो वीडियो कौन बनाएगा, या बाकी लोग नहीं है तो काम कैसे चलेगा? तो इसलिए क्या होता है कि बेशक हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी बहुत अच्छी हो, लेकिन उसमें जब तक जो काम करने वाले लोग हैं अगर वो नहीं होंगे तब तक हमारा काम अच्छा नहीं होगा। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेशक हमारी ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। यानी कि जो हमारे पर्सन्स होते हैं या जो मेंबर होते हैं, यानी कि जो हमारी टीम होती है वो काम करती है, वो ज्यादा मैटर करती है। और जो टीम है यानी कि जो एक्चुअल में पर्सन है, जो उस कंपनी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पर्सनल बोल देते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक पर्सनल हो गया। एक कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो एक पर्सनल हो गया। कोई यहाँ पे आपकी शिकायतें सुन रहा है, वीडियो को एडिट कर रहा है, या टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले जो बंदा आपको सुन रहा है, समझ रहा है, वो क्या हो गया, पर्सनल हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमारी कोई भी जो पर्सनल को क्या बोल सकते हैं कि इट रेफर टू ऑल एम्प्लॉय, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको हम यहाँ पे पर्सनल बोल देते हैं। उनका मेनली काम क्या होता है, वर्किंग इन दी फार्मास्यूटिकल प्लांट। अब देखो यहाँ पे हमने ये एक तरह से मतलब अपनी हमने अपना एग्जांपल दे दिया आपको पढ़ाने वाला, लेकिन जो बड़ी बड़ी हमारी फार्मास्यूटिकल की कंपनीज होती हैं जिनमें सारे काम होते हैं वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो उनमें जो कोई भी काम कर रहा होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पर्सनल कहलाते हैं। अब जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन स्टाफ है जो कंपनियों में दवाइयां बनाने का काम कर रहा है, वो प्रोडक्शन स्टाफ हो गया। फिर क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ हो गया, यानी कि जो क्वालिटी को चेक कर रहा है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, एश्योर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सपोर्टिंग वर्कर हैं, जो सामान को लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, कोई कुछ मंगा रहा है, ये काम कर रहे हैं, फाइलों को इधर उधर कर रहे हैं, तो सारे यानी कि XYZ अगर किसी भी कंपनी के अंदर में कोई भी बंदा काम कर रहा है और उसकी वजह से कंपनी में कुछ हो रहा है, तो वो बंदा हमारा कौन कहलाएगा, पर्सनल कहलाएगा। यानी कि इस तरह हमको क्या क्लियर हो रहा है कि कोई भी जो हमारी कंपनी है उसमें दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है और पर्सनल भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों के द्वारा मिलकर ही हमारी जो है कोई भी कंपनी अपना काम करती है। और इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। और इसीलिए क्या बात कही जाती है कि इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन मशीन्स और बिल्डिंग। यानी कि केवल ये नहीं है कि मान लो मैंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मैंने अच्छा ऑफिस खड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया तो मेरी वीडियोस बन जाएंगी ना। केवल क्या होता है कि इट नॉट ओनली डिपेंड ऑन मशीन, यानी कि केवल जगह पे डिपेंड नहीं करती, बिल्डिंग पे डिपेंड नहीं करती, इट लार्जली डिपेंड ऑन पीपल वो वर्क देयर। यानी कि ये हम जैसे लोगों पे डिपेंड करती है जो कंपनी के अंदर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। अगर मान लो मैं सब कुछ बेस्ट फैसिलिटी मिल जाए और उसके बाद भी मैं खुद अच्छा ना पढ़ाऊं, तो क्या लोग मतलब उससे पढ़ेंगे यार, लोगों को समझ आएगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्लस पर्सनल दोनों ही यहाँ पे बराबर इंपॉर्टेंट है। इवन जो पर्सनल है यानी कि जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि वो अगर अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा अच्छा काम होगा। अब ये तो मैंने इस एग्जांपल से आपको बता दिया। अब मेन हम बात करें तो मान लो ये है आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, और इस कंपनी के अंदर क्या होता है, आपके सारे के सारे काम होते हैं। जैसे कोई भी दवाई बनाई जा रही है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, उसके अलावा उसकी
पैकिंग हो रही है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो रही है, सारा का सारा आपके इस कंपनी के अंदर हो रहा है। तो ये कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई नहीं होगा तो कंपनी बंद पड़ी रहेगी। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ये हो गया, इसके अलावा जो आपके पर्सनल है, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि जो पर्सन होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड द एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ये दोनों मिलकर एक हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी कंपनी का, और जितने भी एम्प्लॉय ये सब बनाते हैं, और उनका मेनली काम क्या होता है, हमारी पूरी कंपनी के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करना, टेस्टिंग करना और क्वालिटी को मेंटेन रखना हमारे किसी भी प्रोडक्ट को। इवन द वेस्ट मशीन कैन नॉट इंश्योर क्वालिटी इफ द पीपल हैंडलिंग देम आर नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड ट्रेंड। अब इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि चाहे कितनी भी बेस्ट मशीन आ जाए, जब तक लोग उसमें काम करने वाले अच्छे नहीं होंगे, हैंडल नहीं करेंगे, तब तक हमको अच्छे प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा पूरा इसके बारे में। अब हमको मेनली बात क्या करनी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाइजीन, पर्सनल रिकॉर्ड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पर्सनल क्या होते हैं। अब वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पर्सनल हमारे क्या होते हैं, पर फिर भी एग्जाम में आएगा तो आपको लिख के आना पड़ेगा। तो पर्सनल मीन्स ऑल द पीपल वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, स्टोरेज, सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस। यानी कि जो भी हमारी कंपनी है और उसके अंदर जो कोई भी हमारा काम हो रहा है, उनमें जो भी पर्सन हमारे इंक्लूड है, वो सारे के सारे हमारे पर्सनल कहलाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारी कंपनी है और ये टैबलेट की एक कंपनी है जो हमारी क्या बनाती है, मान लो कोई भी टैबलेट बनाती है, मान लो पैरासीटामोल बनाती है। तो ये कंपनी क्या करेगी, पैरासीटामोल पूरी कंपनी यहाँ बना रही है, सारे के सारे काम चल रहे हैं, और हमारे रिजल्ट में क्या है, यहाँ पे एक पैरासीटामोल की टैबलेट बनने देखने को मिल जाती है। अब ये बनती कैसे, तो हमारे एक रॉ मटेरियल है वो अंदर आएगा और हमें इस तरह की टैबलेट मिलेगी, ये समझ लिया। अब यहाँ पे जितने भी पर्सन है जो इस टैबलेट को बनाने में इंक्लूड है, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, यानी कि उसको उठा के जो लेके आ रहा है रॉ मटेरियल को, देन उसको मशीन में कोई डाल रहा है, देन मशीन को कोई चला रहा है, देन उसको यहाँ पे मॉडलिंग कर रहा है, देन कोई यहाँ पे उसकी मतलब कोटिंग कर रहा है, देन उसकी कोई फाइनल मॉडलिंग, यानी कि जो भी XYZ हमारे टैबलेट के काम हो रहे हैं, उन सबको करने के लिए जितने भी पर्सन हमारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो सारे हमारे पर्सनल कहलाते हैं। अब इनको और डिफाइन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू GMP। अब GMP की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको अभी कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, और GMP सबको पता भी होना चाहिए। तो GMP से आप लोग क्या समझते हो, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ी देर बाद मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी आप कमेंट में बताओ। तो अकॉर्डिंग टू GMP, द क्वालिटी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिपेंड ग्रेटली ऑन द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ पर्सनल। यानी कि जो भी काम कर रहा है उस पर्सन की नॉलेज पे, यानी कि उसको कितना ज्ञान है, उसके स्किल पे, यानी कि कितना उसमें टैलेंट है, और उसके एटीट्यूड पे, यानी कि काम करने का जो एकदम तरीका वो है ना, उस पर एटीट्यूड। यहाँ पे वो नहीं है कि अपने ईगो में रह रहा है, वैसा रह रहा है। एटीट्यूड टुवार्ड वर्क, यानी कि वो काम कर रहा है तो उस काम के प्रति उसका कैसा एटीट्यूड है, यानी कि अगर कोई गलती हो गई तो भाई अब मैं ठीक करके रहूंगा, अगर ये काम है तो मैं इसको 6 बजे तक करके रहूंगा, यानी कि जो एटीट्यूड है उस पर मतलब डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा काम। इवन विद गुड मशीन एंड बिल्डिंग, ये वही बात है कि अगर ट्रेनिंग अच्छी ना हो या कोई भी पर्सनल हमारा अच्छा ना हो तो हमें क्वालिटी प्रॉब्लम मिलेगी। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि जो GMP है वो हमें स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है टू क्वालिफाई, ट्रेन एंड हाइजीन पर्सनल को करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा पर्सनल के बारे में। अब हमको सिंपल बात करनी कि जो पर्सनल है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको कैसे हम हाइजीन करने रख सकते हैं, उनकी कैसे ट्रेनिंग करेंगे और उनका क्या रिकॉर्ड होता है, ये सारी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले क्लियर बात करते हैं पहले पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअल में क्या होती है, जिम्मेदारी। यानी कि अगर कोई भी मान लो ये पर्सन है और ये पर्सन अगर इस कंपनी में काम कर रहा है, यानी कि मान लो टैबलेट बनाने वाली है, तो इसकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेंगी, यानी कि इनको क्या क्या काम करना पड़ेगा। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिफाइन करते हैं क्लियर ड्यूटीज एंड टास्क, यानी कि आपकी मेन ड्यूटीज क्या रहती हैं, जिम्मेदारी क्या रहती है, और आपके टास्क है यानी कि आपके काम क्या रहेंगे, ये सारी बातें यहाँ होती है। तो इट रेफर टू द डिफाइंड ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल प्लांट। अब देखो क्या काम है वो तो ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वर्ड यहाँ पे यूज क्यों किया गया है। मान लो मेरा यहाँ पे काम क्या होता है कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि किसी वजह से वीडियो नहीं बन रही है तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा, यानी कि वीडियो नहीं बनी तो कोई भी जो मैनेजर मेरे वो मेरे से आके सवाल करेगी कि सर वीडियो क्यों नहीं बन रही है, और उसके लिए जिम्मेदार मैं हूंगा। तो वो होती है अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जब कोई कंपनी होती है मान लो और किसी को काम पैकेजिंग का है या किसी काम हायर करने का है, तो अगर वो काम नहीं होगा तो वो पर्सनल बंदा क्या होगा, उसके लिए जिम्मेदार होगा, वही हमारा होता है अकाउंटेबिलिटी। तो जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें ये रेफर किया जाता है कि कोई भी जो पर्सन है उसकी क्या जिम्मेदारी है और वो किस काम के लिए अकाउंटेबल रहेगा, यानी कि अगर वो नहीं करता है तो उसे उस काम के लिए सुनना पड़ेगा। अब यहीं पे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू GMP। तो GMP वैसे क्या होती है, पहले मैंने आपसे पूछा था, इसका मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सिंपल मतलब क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी है उसमें अगर हम GMP लागू करते हैं तो GMP के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी कुछ मतलब यहाँ पे गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है कि अगर हम इस तरह से किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो हमारा काम बेस्ट होगा, बेस्ट क्वालिटी के साथ मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, GMP को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू GMP, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्सनल मस्ट बी क्लियरली
सर्टेन एंड अंडरस्टूड, यानी कि कोई भी पर्सन है अगर उसको कोई काम दिया जा रहा है तो उसको क्या क्या काम करना है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, वो क्लियरली लिखी होनी चाहिए कहीं पर भी, यानी कि जो उनके मेन कागज होते हैं। और जो भी एक भी पर्सन है उसको उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो किसके लिए जिम्मेदार है या क्या उनका मेन काम होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहली बात, जो पर्सनल है शुड फॉलो अप्रूव्ड एसओपी एंड जीएमपी गाइडलाइंस ड्यूरिंग वर्क, यानी कि जो हमारी जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की जो गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर फॉलो करना है। और जब भी कोई भी हम टैबलेट या दवाई बनाएंगे तो एक हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो ये हो गया पहली जिम्मेदारी। सेकंड क्या है, पर्सनल मस्ट परफॉर्म ओनली दोज ड्यूटी फॉर विच दे आर ट्रेन्ड एंड ऑथराइज। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी हमारा पर्सनल है, इसको जिस काम के लिए तैयार किया गया है कि आपको ये, मान लो कोई बंदा उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए बताया गया कि आपको क्या करना है, प्रोडक्शन में जाना है, और वो क्या करे, वो इधर क्वालिटी वाले काम में करे, तो भाई गड़बड़ होगी ना। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता है, लेकिन ये है कि उसको जिस काम के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, अगर वो काम करेगा जिसके लिए उसको ट्रेनिंग मिली है तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और वही है यहाँ पे कि पर्सनल को क्या करना है, आर्ट ट्रेन, यानी कि जिस काम के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है, जिसके लिए वो ऑथराइज है, यानी कि जो काम कर सकता है, सिर्फ उसी की उसको ड्यूटी दी जाए। देन क्वालिटी कंट्रोल पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड अप्रूवल या रिजेक्शन ऑफ मटेरियल। जो भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल वाला बंदा है, मान लो जैसे क्वालिटी कंट्रोल का काम है, वो सिर्फ क्या करेगा, वो सैम्पलिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा और अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा हमारे मटेरियल को उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करके। देन जो प्रोडक्शन वाला पर्सनल वाला बंदा है, वो केवल किसके लिए होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन है, जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाना है उसके लिए जिम्मेदार होगा। देन जो पर्सनल है मस्ट इमीडिएट रिपोर्ट एरर, अगर मान लो कोई काम कर रहा है और उसको बीच में कहीं पे भी कोई एरर आता है ना, तुरंत आपको रिपोर्ट करना है कि क्या एरर आ रहा है। अगर कोई डेविएशन है, कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है तो करना है, और जो भी अबनॉर्मलिटी है वो आपके सुपरवाइजर को तुरंत बतानी है। इससे क्या होगा, अगर मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है तो वो तुरंत रुक जाएगी और उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं अपने सीनियर को तुरंत बताना है, अब जब आप आगे काम करने जाओगे कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है कि नहीं होती है। अब ये मैं इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि आप भी आगे जाओगे, किसी कंपनी में काम करोगे तो ये सारी बातों को आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो क्लियरली डिफाइंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग एरर एंड मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि अगर जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है अगर वो अपनी अच्छी तरीके से करता है तो इससे हमारी कंपनी में एरर भी नहीं होंगे और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमारी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है पर्सनल ट्रेनिंग। अब देखो कोई भी बंदा अगर यहाँ पे काम करने आ रहा है तो उसको जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन अगर वो सीखेगा नहीं, यानी कि अगर उसको ट्रेनिंग नहीं लेगा तो वो काम अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। तो देन क्या होता है यहाँ पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अब जो पर्सन है हमारा पर्सनल है उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। और ट्रेनिंग कैसे की जाएगी, उसको प्रॉपर जीएमपी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग है वो उसको दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग मींस प्रोवाइडिंग सिस्टमिक इंस्ट्रक्शन टू पर्सनल सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज करेक्टली एंड सेफ्टी, यानी कि जो कोई भी पर्सन है उसको बताया जाएगा सिस्टमिक तरीके से कि आपको ये काम ऐसे करना है या वो काम ऐसे करना है, और अगर वो काम अच्छे से करेगा देन आपको पता है कि सारा काम अच्छा होगा और हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, सेफ्टी रहेगी और क्वालिटी बनी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू जीएमपी हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर वो ट्रेनिंग नहीं करता है तो उसको काम करना अलाउ ही नहीं है, यानी कि आपको काम करने से पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब बोलोगे ट्रेनिंग अभी तो होती नहीं है, तो भाई जो आप इंटर्नशिप करने जाते हो ना 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या आप जब जॉब करने जाते हो पहले, तो उसी को हम यहाँ पे ट्रेनिंग बोलते हैं। यानी कि अभी हमारे में भी कुछ नए टीचर आ रहे हैं तो हम उनको पहले आधे 1 महीने तक ट्रेन कर रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, हमारी जैसी क्वालिटी कैसे लेके आनी है। जब वो तैयारी कर लेंगे, सीख जाएंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे, देन जाके वो आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ट्रेनिंग में क्या क्या करते हैं, पर्सनल शुड बी ट्रेन इन जीएमपी, एसओपी, हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोसीजर। पर्सनल को हर तरीके से तैयार करना है, उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी करनी है। एसओपी की अभी मैंने आपको बताई थी, उसकी फुल फॉर्म अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देन हाइजीन प्रॉपर फॉलो करना है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और सेफ्टी प्रोसीजर, यानी कि कहीं कुछ गड़बड़ हो तो सेफ्टी कैसे करनी है। देन जो ट्रेनिंग है शुड बी गिवन बिफोर स्टार्टिंग वर्क, यानी कि काम शुरू करने से पहले जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके अलावा क्या करना होता है कि जो रेगुलर इंटरवल होते हैं, जैसे मान लो बीच बीच में लगता है जब आपको कि ये काम करने से पहले बताना है या इसके टाइम पे ये बताना है, तो बीच बीच में उसको ट्रेनिंग देते रहते हैं। देन जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड एवेल्युएटेड, यानी कि मान लो मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो आप उसको नोट भी करते रहोगे कि क्या क्या चल रही है और बाद में इवेल्युएट करोगे कि मेरे में कोई सुधार हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये होता है हमारा ट्रेनिंग। देन स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिटिकल ऑपरेशन लाइक स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो हमारे ऐसे होते हैं जो माइक्रोब के आने के चांस होते हैं उसके लिए हम स्टेराइल कंडीशन में फॉलो करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है लोगों को और अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई कोई माइक्रो हमारा एंट्री ना कर जाए। देन इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग शुड बी चेक पीरियडिकली, यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग है वो इंश्योर करती है कि हमारा जो परफॉर्मेंस हो रहा है किसी भी पर्सनल का ड्यूटीज में वो हमारा अच्छे से होगा और जो एरर आने के चांस होंगे वो हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। तो इस तरह होती है हमारी पर्सनल ट्रेनिंग।
अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन। अब देखो पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे काम करने हमारी कंपनी में आ रहा है वो अपने ऊपर साफ सफाई का ध्यान दे, क्योंकि मेनली क्या होता है कि अगर आप एक बार इस कंपनी में एंट्री कर गए तो अंदर सब साफ है और वहां पे दवाइयां हैं जो किसी की जान बचाती हैं। तो अगर आप खुद गंदे होंगे ना तो थोड़ी बहुत भी अगर माइनर सा माइक्रोब भी या कोई भी गंदगी अगर हमारे किसी मेडिसिन में किसी केमिकल में मिक्स हो गई तो सारा काम खराब हो जाएगा, इवन दवाई हमारी इन्फेक्टेड बनेगी, खराब बनेगी, तो वो आने वाले पर्सन की जान तक ले सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को क्या करना है, जो भी काम करने जाएंगे साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो पर्सनल हाइजीन क्या बोल सकते हैं, इट रेफर टू द क्लीनिनेस एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस फॉलो बाय एम्प्लॉय टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी कि जब भी आप कहीं भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में काम करने जाओगे तो उसमें जो कंपनी में काम करने जाओगे तो कॉन्टामिनेशन ना हो पाए, इसके लिए आपको साफ सफाई का और जो आपकी हेल्थ प्रैक्टिस है अपने मतलब अपने आप को ठीक करना है, ये सब बातों को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जीएमपी जो है स्ट्रिक्टली रिक्वायर करता है हाई स्टैंडर्ड पर्सनल हाइजीन, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से साफ सफाई करता है। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे नॉर्मल क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट हमारे क्लीनिनेस के रूल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे आपको सैनिटाइजर प्रॉपर्ली यूज करना है, ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको यहाँ फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेगी पर्सनल हाइजीन के लिए, तो जो पर्सनल बंदा है जो भी काम करने जाएगा शुड वियर क्लीन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, यानी कि आपको साफ कपड़े पहनने पड़ेंगे। देन आपको हेड कवर, यानी कि जो सर पे इस तरह का कवर हम लगा के रखते हैं, ये हेड कवर आपको देखो हर तरफ ये कवर मिलेगा, तो ये हेड कवर आपको लगाना पड़ेगा। देन आपको मास्क पहनना पड़ेगा, देन आपको ग्लव्स पहनना पड़ेगा। देन हैंड शुड बी प्रॉपर्ली वॉश एंड सैनिटाइज बिफोर एंटरिंग प्रोडक्शन एरिया। जब भी आप अपने इस वाले एरिया में एंट्री करोगे आपको प्रॉपर तरीके से अपनी साफ सफाई करनी, मतलब जो आपको हाथ वगैरह वो प्रॉपर आपको धो के रखने हैं। देन इसके बाद ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड च्यूइंग, यानी कि कोई भी ऐसा काम है वो आपका प्रोहिबिटेड होता है प्रोडक्शन एरिया में, क्योंकि अगर आप अंदर कुछ भी खाना पीने जा रहे हो तो उसके अंश आपके जो है बाहर जा सकते हैं, तो ये सब आपका इनमेट होता है, आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते। देन जो पर्सनल है, मान लो अगर कोई इन्फेक्टेड बीमारी से कर रहा है, आपको हमने ये पहले ही बता दिया कि इन्फेक्टेड का मतलब क्या होता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब की ऐसी बीमारी होती है या कोई बाउंड वगैरह खुला है तो वो आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एंट्री करके कॉन्टामिनेट कर सकता है। इसीलिए अगर कोई बीमार है या कोई ऐसी बीमारी है देन उसको वहाँ पे छुट्टी कर दी जाती है, उसको एंट्री नहीं दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सनल शुड बी कैरीड आउट, यानी कि इसके लिए क्या कर सकते हैं कि रेगुलरली जो भी हमारा पर्सनल है उसकी यहाँ पे चेकअप कर सकते हैं हेल्थ का कि सब ठीक है या नहीं है। तो ओवरऑल क्या देख सकते हैं कि गुड पर्सनल हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्टामिनेशन एंड इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी। अगर जो पर्सनल है उसकी हाइजीन ठीक रहेगी तो कॉन्टामिनेशन नहीं होगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेफ्टी उसकी ज़्यादा अच्छी बनेगी। देन हमारे यहाँ पे लास्ट आता है पर्सनल रिकॉर्ड, यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कोई भी पर्सन है और ये अपना कोई भी काम कर रहा है, देन इसको हर एक काम का यहाँ पे क्या है रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, यानी कि मेंटेन एक्यूरेट पर्सनल रिकॉर्ड। अब इसमें हमारा होता क्या है, तो ये हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंटेन करते हैं डिटेल्स रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, हेल्थ स्टेटस ऑफ पर्सनल। यानी कि कोई भी जो पर्सन हमारा कंपनी में काम कर रहा है तो उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी बातें हमारी उसके यानी कि पर्सनल के डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड में मेंटेन रहती हैं। देन दीज रिकॉर्ड प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ पर्सनल फॉर असाइन ड्यूटी। यानी कि अब क्या होगा कि जैसे इन रिकॉर्ड को देख के जो भी हमारा पर्सनल होता है उसको यहाँ पे ड्यूटी दी जाती है कि आप इस कंपनी के अंदर में ये काम करोगे या वो काम करोगे। मान लो किसी को वैसी प्रॉब्लम है यानी कि इनफैक्ट कोई डिसीज है तो उसको हम क्या करेंगे पैकेजिंग में डाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पैक्ड सामान या स्टोरेज वगैरह में डाल सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं डालेंगे वरना वो नुकसान हो सकता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि उसकी सूटेबिलिटी को देख के हम उसको ड्यूटी असाइन कर सकते हैं। तो अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो पर्सनल रिकॉर्ड शुड इंक्लूड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड डिजाइनेशन, यानी कि कितना पढ़ा है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो कर सकता है, ये सारी बातें हो गई। देन ट्रेनिंग रिकॉर्ड, यानी कि जो उसने ट्रेनिंग की है उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है, उसको मेंटेन करना और आगे जो सीखते जा रहे हैं उसको अपडेट करते रहना। देन मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड भी आपको रखना होता है, मेडिकल जो आपने टेस्ट वगैरह कराया। देन रिकॉर्ड शुड बी अप्रूव्ड एंड साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। अब ये नहीं है कि आपने मर्जी से ऐड कर लिया, आपने जब ऐड किए तो आपको वहां पे एक ऑथराइज्ड पर्सन जो भी आपका इंचार्ज होगा उस वाले पूरे डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर होगा, उसके साइन आपको यहाँ पे चाहिए होंगे जिससे आपको सब चीज समझ आए। देन जो पर्सनल रिकॉर्ड शुड बी रेयरली अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, और जो भी आपके रिकॉर्ड है वो आपको इस तरह तैयार रखने हैं कि अगर कोई मान लो बाहर से ऑथराइज्ड पर्सन आता है तो वो इन रिकॉर्ड को क्या कर सके यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सके कि आपका सब सही है या नहीं है, इंस्पेक्शन के लिए तैयार हो सके। तो ये थी आपकी सारी की सारी पर्सनल के बारे में बात है। तो ओवरऑल देखा था, देखो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर ली, क्या होता है कैसे होता है, ये पूरा फंडा ऑर्गेनाइजेशन का था। देन हमने यहाँ पे पर्सनल के बारे में बात कर ली, देन इसकी जो भी 4 बातें थी वो हमने यहाँ पे अच्छे से कर ली है। तो अब देखा जाए हमारा जो पहला चैप्टर था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल वाला, ये वाला चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीटली कवर कर लिया है, एक एक बात हमने यहाँ पे अच्छे से क्लियर समझ लिया। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रेमिसेस, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो
हमने चैप्टर नंबर 1 अपना कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे प्रिमिसेस के बारे में, और ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन भी हमारे ज्यादा आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जानते हैं कि प्रिमिसेस हमारा क्या होता है, देन हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये जो प्रिमिसेस है ना, एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी आपने इस तरह की देखी होंगी, उनमें जो टोटल फिजिकल एरिया होता है, यानी कि जहां पे हमारे सारे के सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं, उसी को हम यहाँ पे प्रिमिसेस बोल देते हैं। जैसे मान लो कोई भी हमारी ये कंपनी है, तो ये कंपनी की जो टोटल बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग आ जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा जो इसके रूम्स होंगे, यानी कि इसमें अलग अलग हमारे रूम होते हैं, जैसे एक एंट्री रूम हो गया, प्रोडक्शन एरिया हो गया, स्टोरेज एरिया हो गया, पैकेजिंग रूम हो गया, सराउंडिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल एरिया हो गया, यानी कि जितने भी जो रूम्स है ये हमारे प्रिमिसेस के अंदर आ जाएंगे। देन हमारे जो प्रोडक्शन एरिया, यानी कि मेन जिसमें हमारा सारा का सारा काम मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो एरिया जाएगा। देन स्टोरेज एरिया हो गया, जहां पे सामान हमारा रखा जाता है। देन जो आस पड़ोस की पूरी सराउंडिंग हो गई, ये हो गई। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जितना भी फिजिकल एरिया है जिसके अंदर हम सारा का सारा काम करते हैं, वो हमारा जो है प्रिमिसेस के अंदर आ जाता है। अब देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बना रखा है कि देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा टोटल प्रिमिसेस है, और इसमें क्या दिख रहा होगा कि कंप्लीट हमारा पूरा सेटअप है। यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा ये प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की। देन जो बन जा रहे हैं वो हमारे यहाँ पे स्टोरेज एरिया हो गया। देन यहाँ पे हमारे क्वारंटीन वाला पार्ट है, जिनको थोड़े टाइम के लिए देखा जाता है। देन यहाँ पे अप्रूव वाले ड्रग है, देन यहाँ पे रिजेक्टेड वाले ड्रग है, सबका अलग अलग पार्ट बना हुआ है। देन यहाँ पे मान सकते हैं ये हमारा पैकेजिंग रूम है, जो यहाँ से निकल के यहाँ पैक हो रही है। फिर ये मान सकते हैं कि हमारे एक सराउंडिंग पूरा आस पड़ोस में सब देखने वाला एरिया हो गया। देन यहाँ पे हमारे एक एंट्री और एयर लॉक रूम हो गया, यानी कि लोग आएंगे यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करेंगे जो उनको पैसे वाले डालने हैं कंपनी के अंदर वाले, और देन अंदर घुसाएंगे। देन ये हमारे क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट हो गया। यानी कि ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमारे पूरी कंपनी के अंदर में, यानी कि मान लो ये हमारी पूरी कंपनी है, इसके अंदर में जो भी फिजिकल एरिया प्रेजेंट है जिसमें कोई ना कोई काम होता है, वो हमारा जो है प्रिमिसेस के अंदर आ जाता है। या भाई क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। देखो अगर आपके मन में आ रहा है, मतलब ये है कि हाँ आप लोग ध्यान दे रहे हो। अब क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर प्रिमिसेस हमने क्या देख लिया कि ये भी हमारी पूरी कंपनी है, और ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा था कि ये भी हमारी पूरी कंपनी है। तो आगे जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो प्रिमिसेस है, उनमें फर्क क्या रह गया, क्योंकि दोनों सेम है। और अगर दोनों सेम है फिर हम अलग अलग पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो फर्क इतना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी एक पूरी संस्था है। इसका मतलब क्या था कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सारी बातें आ रही थी, यानी कि प्रीमिसेस भी आ रहा था, इक्विपमेंट भी आ रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन भी आ रहे थे, पर्सनल काम करने वाले लोग भी आ रहे थे, और जब सब मिलजुल के काम कर रहे थे तब जाके हमारी एक पूरी पूरी संस्था बन रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि केवल फार्मा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें क्या है, ये सारे उनके मतलब ऑफिस हो गया, रिकॉर्डिंग रूम हो गया, वर्किंग एरिया हो गया, कंटेंट क्रिएशन, ये सब हो गया। देन इसके अंदर काम करने वाले जो पर्सनल हो गए वो हो गए। तो जब यहाँ पे सब मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल के ऑर्गेनाइज वे में सारा काम करते हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिर्फ और यानी कि केवल फार्मा जहां पे भी मैं बैठा हूं, इसके सिर्फ अगर मैं फिजिकल एरिया के बारे में बात करूं जहां पे काम होता है, जैसे मान लो रिकॉर्डिंग रूम हो गया, पैनल वाली रिकॉर्डिंग, सिंपल वाली वर्किंग एरिया, ये सब हो गया। तो अगर मैं केवल फिजिकल एरिया के बारे में बात करूं कि हमारे पास कितना एरिया जहां पे हम काम कर सकते हैं, वो हमारा प्रीमिसेस कहला सकता है। यानी कि सिंबल बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही एक हमारा पार्ट होता है प्रीमिसेस। यहाँ पे हम सारे के सारे काम को परफॉर्म करते हैं। इवन अगर मान लो कि उस टाइम पे हमारे पर्सनल प्रेजेंट भी नहीं है, तब भी वो हमारा जो है प्रीमिसेस ही कहलाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी है और उसमें अगर हमारे पर्सनल जो काम करने वाले लोग प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी। क्योंकि संस्था में हमेशा क्या होता है, लोग भी होते हैं और जगह भी होती है, और दोनों मिलकर जब काम करते हैं तभी हमारी एक संस्था बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है। लेकिन प्रीमिसेस में केवल अगर हमारी खाली जगह होगी तब भी वो हमारा जो है प्रीमिसेस ही कहलाएगा। यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीमिसेस रेफर टू द एंटायर फिजिकल एरिया वेयर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर कैरीड आउट। यानी कि जहां पे हमारी दवाई को बनाने वाली जितनी भी एक्टिविटी है वो सब परफॉर्म की जाती है। जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, रूम्स हो गए, प्रोडक्शन एरिया हो गया, स्टोरेज एरिया हो गया, हमारी सराउंडिंग हो गई। तो आई होप आपको प्रीमिसेस के बारे में पता चल गया होगा। देन अगर आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि जीएमपी, प्रीमिसेस मस्ट बी प्रॉपर्ली डिजाइन, constructed and maintained to ensure that pharmaceutical products are manufactured in a safe, clean and controlled environment। यानी कि जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें प्रीमिसेस को इस तरह डिजाइन करना है, इस तरह बनाना है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारा सेफ बने, साफ सफाई वाला क्लीन बने और एक अच्छे इन्वायरमेंट में बने। यानी कि ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रीमिसेस है, अगर हमारा प्रॉपरली डिजाइन नहीं होगा, यानी कि ये जो हमारा बना है अगर ये हमारा अच्छे से नहीं बना होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। यानी कि वहाँ पे डस्ट, माइक्रोब एंड कॉन्टामिनेट एंटर कर सकते हैं, पर अब जो मटेरियल है उसमें मिक्सअप हो सकता है, और जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमारी अफेक्ट हो सकती है, अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रीमिसेस है, यानी कि जो हमारी जगह है, वो एक तरह से हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की फाउंडेशन होती है। यानी कि जितना अच्छा हमारा ये पूरा एरिया बना होगा, फिजिकल एरिया प्रीमिसेस बना होगा, उतनी अच्छी ही हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी आएगी। यानी कि प्रीमिसेस पे भी डिपेंड करती है, और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उन पर भी डिपेंड करती है। प्रीमिसेस और दोनों पे हमारी क्वालिटी जो है डिपेंड करती है।
तो अब हम बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट लेआउट अलोंग विद मेंटेनेंस, यानी कि हमें यहाँ प्लांट लेआउट के बारे में बताना है और डिजाइन कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है, किसका, प्रीमिसेस का। इसके अलावा जो हमारी प्रीमिसेस होती है इसके हमें सैनिटेशन एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल के बारे में भी बात करनी है। तो अगर हम पहले डिफाइन करें प्रीमिसेस को, क्या कर सकते हैं कि प्रीमिसेस इंक्लूड द बिल्डिंग एंड एरिया, यानी कि ये हमारी वो बिल्डिंग होती है, जो हमारा वो एरिया होता है जहाँ पे हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी काम है वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं और परफॉर्म किए जाते हैं। यही हमारी प्रीमिसेस हो गई, यानी कि हमारी पूरी वो जगह हो गई। अब बात करते हैं डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो हमारा प्रीमिसेस है इसको कैसे करेंगे, तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रीमिसेस मींस प्लानिंग एंड बिल्डिंग द फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी इन सच अ वे दैट, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा प्रीमिसेस है इसको हमें कुछ इस तरह तैयार करना है कि जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी है वो स्मूथली हमारी चलती रहे, यानी कि यहाँ पे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है ये हमारी अच्छे से होती रहे। देन जो कॉन्टामिनेशन है और जो मिक्सअप होगा हमारा वो बचा रहे, यानी कि कोई भी हमारा माइक्रोब या बैक्टीरिया या फिर गंदगी हमारी यहाँ पे मिक्स ना हो पाए। देन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस बिकम इजी, यानी कि आपको पता है कि चीज़ें हमारी गंदी तो होती हैं, तो टाइम टू टाइम ये जो हमारा सारा कुछ है ये आसानी से हमारा साफ होता रहे। ये सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हमें जो अपने किसी भी प्रीमिसेस को तैयार करना होता है। देखो एक बात आपको अब तक समझ आ गई होगी कि ये जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल वाला पूरा सब्जेक्ट ही है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा समझाने की बात है, ज़्यादा कुछ है, नॉर्मल आपको याद ही करना है। और जो जनरल बातें हैं, यानी कि अगर एक बार आप कंपनी में घूम के आ चुके हो ना, ये सारी बात आप खुद बना के लेके आ सकते हो, क्योंकि आपने आंखों से सारा कुछ देखा है और वही मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखाने का। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि कोई ऐसा नया नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाता जाऊँ या कोई कैलकुलेशन वगैरह है। बस आपको दिमाग में एक बार ये सोच लो कि किसमें क्या क्या होता है और बस आप बना बना के लिख के आ जाओगे। यानी कि इसमें मोस्टली पार्ट ये है कि आप कहानी की तरह समझो और एग्जाम में कहानी की तरह जो है लिख के आ जाओ। तो आपने यहाँ पे क्या देखा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में कि हमें इस तरह अपनी जो प्रीमिसेस है उसको बनाना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छे से चलती रहे, हमारा कॉन्टामिनेशन ना हो और हमारी क्लीनिंग और मेंटेनेंस आराम से चलती रहे। यानी कि ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर डिजाइन इंश्योर करती है कि जो हमारी क्वालिटी है वो हमारे सिस्टम के अंदर स्टार्टिंग से ही तैयार हो जाए। देखो हमारा कोई भी पर्सनल बंदा आएगा वो क्या करेगा, वो इस कंपनी के अंदर जाके काम करेगा प्रीमिसेस के अंदर। तो अगर हमारे जो प्रीमिसेस है अगर इसी को हम लोग अच्छा बना देंगे तो स्टार्टिंग से, यानी कि जब हमारी कंपनी का बनना शुरू हो रहा है उसी टाइम से हमारी क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट में आना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर ये कंपनी हमारी अच्छी बनी होगी तो आगे जाके जब ये कंपनी हमारी पैरासीटामोल टैबलेट को बनाएगी तो वो हमारी काफी इफेक्टिव बनेगी। ये इस पर भी डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि अगर हमें डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट करना है किसी भी प्रीमिसेस को तो हमें किन किन बातों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या है, जो हमारा प्रीमिसेस है यानी कि जिसको हम बनाने वाले हैं शुड बी लोकेटेड इन द एरिया वेयर इज फ्री फ्रॉम डस्ट, स्मोक, पॉल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेंट। यानी कि हमें जो भी अपनी कंपनी बनानी है वो इस तरह डिजाइन करनी है, ऐसे एरिया में डिजाइन करनी है जहां पे हमारे पहले से कोई पॉल्यूशन प्रेजेंट ना हो, कहीं पे कोई धुआं वगैरह ना हो या कहीं पे कोई हमारी गंदगी डस्ट वगैरह ना हो। यानी कि इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली जो भी कंपनी को ट्राई करते लोग कि थोड़ा अलग हटके बनाए जा सके। और आजकल तो ये होता है कि जितनी भी दवाइयों की है वो हमारी पूरी इस तरह से क्लोज होती है, यानी कि जो भी अंदर काम चलेगा वो हमारे एक प्रॉपर एनवायरमेंट में चलेगा जो हम देना चाहते हैं, यानी कि HEPA फिल्टर के द्वारा, यानी कि कोई भी कॉन्टामिनेट धूल मिट्टी हमारी वहां पे नहीं होती है। इसके अलावा क्या है, जो भी बिल्डिंग हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे वो इस तरह तैयार करेंगे कि वहाँ पे हमारी क्लीनिंग आसानी से हो सके, सैनिटेशन का मतलब भी साफ सफाई हमारी आसानी से हो सके, और रेगुलर मेंटेनेंस यानी कि हमारा मेंटेनेंस भी अच्छे से चल सके विदाउट अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, यानी कि हमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम वहाँ पे खराब ना हो इस बात पे। इसके अलावा जैसे हमारी कोई भी जो हम जो प्रीमिसेस बनाने वाले अपनी ये कंपनी बनाने वाले हैं इसमें क्या होता है, वॉल्स यानी कि जो हमारी दीवारें हैं, फ्लोर है, सीलिंग है, ये हमारे स्मूथ होने चाहिए, यानी कि एकदम चिकने होने चाहिए जिससे उसमें आराम से साफ सफाई का सारा काम हो सके। इसके अलावा ये हमारे क्रैक फ्री होने चाहिए, यानी कि जैसे दीवारों में कई कई इस तरह के क्रैक लग जाते हैं वो हमारे नहीं होने चाहिए। और ये जो भी हमारे बने हो सूटेबल मटेरियल से बना हो जिससे उसमें कोई गंदगी वगैरह ना हो, यानी कि कोई भी डस्ट वगैरह हमारी वहाँ पे इकट्ठी ना हो पाए और साफ सफाई करना भी आसान हो। यही रीजन है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर जाओगे तो सब कुछ हमारे एकदम स्मूथ तरीके से बना होता है, इवन व्हाइट, और एकदम वो प्लास्टिक पेंट होता है जो हमारा हेरा फेरी पिक्चर वाला था कि अंदर बाहर प्लास्टिक पेंट करवाएंगे कि एकदम चिकना सब रहता है साफ, जिससे इजीली वो आसानी से साफ होता रहता है। देन जो हमारे इनके कॉर्नर होते हैं ना वो हमारे फ्लोर के साथ में राउंडेड होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, मान लो ये मैंने इस तरह पूरा बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि धूल यहाँ पे हो जाएगी, अब झाड़ू लगाओगे कुछ भी लगाओगे ये क्लीन नहीं हो पाएगा। वहीं मान लो अगर मैंने इसको ऐसे राउंडेड लगा दिया तो राउंडेड में क्या होता है कि अब यहाँ पे कोई डस्ट हमारी चिपक नहीं पाएगी और कोई भी कपड़े से इजीली हमारा इस तरह से साफ हो जाएगा। यानी कि देख सकते हो यहाँ पे ये सब राउंडेड मैंने आपको थोड़ा बनाने का ट्राई किया है कि सब कुछ आपको यहाँ पे राउंडेड दिखता रहे। तो यहाँ पे क्या होते हैं जितने भी हमारे कॉर्नर होते हैं वो सारे हमारे राउंडेड शेप के होते हैं,
जिससे हमारे कोई भी जो गंदगी है, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया या कोई भी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन है वो हमारा इन किनारों पे इकट्ठा ना हो पाए, इसीलिए हमारा सारा का सारा राउंडेड बना होता है। देन यहाँ पे क्या है कि जब भी हमारा प्रेमिसेस बनेगा वहाँ पे जो वर्किंग स्पेस होता है हमारा वो प्रॉपर होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि अगर मान लो वहाँ पे 2-3 बंदे ज़्यादा हो जाए तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया। एंड टू अलाउ प्रॉपर मूवमेंट ऑफ पर्सनल एंड मटेरियल, यानी कि वहाँ पे हमारी इतनी प्रॉपर जगह हो कि वहाँ पे मूवमेंट वगैरह कर सके और चलना फिरना सब कर सके। और इससे क्या होगा कि जो मिक्सअप होने का चांस है वो हमारा कम होगा, यानी कि चीज़ें आपस में मिल जाती हैं वो हमारी कम मिलेंगी। इसके अलावा जब भी आप बनाओगे तो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे आपकी जो विजिबिलिटी है, यानी कि अगर लाइटनिंग अच्छी रहेगी, लाइट अच्छी लगाओगे, आपको सब कुछ जो आसानी से दिखेगा। और इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट कंडीशन ठीक रहेगी अगर वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी, जो घुटन सी होती है वो नहीं होनी चाहिए। देन अ वेल डिजाइन ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड टू इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि आप जो भी ये बनाओगे प्रेमिसेस, इसके अंदर में एक डिस्पोजल सिस्टम पूरा होना चाहिए कि जो आपका पानी का ड्रेनेज है, कहीं भी वेस्ट होता है कुछ भी, वो प्रॉपर आपका निकल सके। अब वो पानी एक तो आपका क्लोज होना चाहिए कि आपका कहीं पर वो गंदगी ना लगे, और आसानी से आपका जो भी ड्रेनेज है, पानी है, वो आसानी से बाहर जाता रहे। अब आपको अवॉइड क्या करना है, यानी कि जो वाटर स्टैग्नेशन होता है, यानी कि जो जमाव हो जाता है इकट्ठा, वो ना हो और इसकी वजह से कॉन्टामिनेशन हमारा ना हो पाए। यानी कि वही है कि हर एक बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। देन लास्ट में क्या है कि द बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंसेक्ट, rodents एंड अदर पेस्ट, एंड ऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी ड्यूरेबल एंड इजी टू क्लीन। आपको जो भी कंपनी बतानी है वो इस तरह बनानी है कि वहाँ पे कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी हमारे छोटे मोटे कीड़े जीव जंतु ना आ पाए, और आपका जो भी मटेरियल रहेगा वो ऐसा ड्यूरेबल होना चाहिए कि तो साफ करने में आसानी हो और लंबे टाइम तक चल सके। यानी कि अब ओवरऑल देखा जाए तो हमने क्या देखा कि कोई भी जो हमारा प्रीमिसेस है वो एक हमारा फिजिकल एरिया होता है जहाँ पे हमारे सारे के सारे काम होते हैं, हम समझ गए, ये मैंने इंट्रो आपको दे दिया था। देन हमने क्या देखा कि अगर हमें इसकी करनी है डिजाइन कंस्ट्रक्शन, जो हमारा मोस्टली टाइम एग्जाम में आता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इस तरह बनाना है, यानी कि पहले प्लानिंग थी कि प्रीमिसेस हमें इस तरह डिजाइन करना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी चलती रहे, कॉन्टामिनेशन ज्यादा ना हो, मिक्सअप ना हो और क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस चलती रहे। अब ये होगा कैसे, इसके लिए हम यहाँ बात करते हैं रिक्वायरमेंट एंड इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि प्रीमिसेस हमें एक ऐसे एरिया में चाहिए जो हमारा थोड़ा दूर रहेगा, पॉल्यूशन इन सब से बच के रहेगा। देन हमें जो बिल्डिंग बनानी है वो इस तरह डिजाइन करनी है कि हमारी आसानी से सफाई हो जाए, सैनिटेशन साफ सफाई अच्छे से होती रहे और मेंटेनेंस अच्छे से होते रहे। इसके बाद जो हमारे वॉल्स और ये सब रहेंगे ये एकदम क्लीन स्मूथ होने चाहिए, अच्छा पेंट होना चाहिए और कहीं भी क्रैक वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर जो हमारे राउंड कॉर्नर होते हैं वो हमारे राउंडेड होने चाहिए कि यहाँ पे गंदगी हमारी इकट्ठी ना हो। इसके अलावा जो वर्किंग स्पेस है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आराम से निकल सके, और अगर 2-4 लोग आते हैं तो आपस में ऐसा ना हो कि मूड से मूड, यानी कि सर से सर बज रहे हैं, वो इजीली हमारे निकल सके। इसके अलावा लाइटनिंग वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए कि भाई सब कुछ विजिबल हो और कहीं पे भी मतलब ऐसी घुटन वगैरह ना हो, और एक ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए कि कहीं भी अगर पानी वगैरह कुछ है तो वो आसानी से बाहर जा रहा है, कहीं पे भी मतलब ऐसा ना हो कि पानी हमारा इकट्ठा हो रहा है। और लास्ट में वही है कि हमें इस तरह पूरी चीज़ को डिज़ाइन करना है, हैपर फिल्टर लगाना है कि किसी भी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी हमारा इंसेक्ट, कीड़ा, रोडेंट, पेस्ट कुछ भी हमारा उसके अंदर एंट्री ना कर पाए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रीमिसेस के डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि ये जो हमारा प्रीमिसेस है इसको हम डिजाइन भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों कर रहे हैं, इसके हमारे फायदे क्या होंगे। तो देखो, अगर हम कोई भी प्रीमिसेस बना रहे हैं और इसकी अगर हमारी प्रॉपर डिजाइन है या कंस्ट्रक्शन है तो वो हमें हेल्प करती है, जो हमने यहाँ पे देखा था कि किसी तरह की हमारी कॉन्टामिनेशन ना हो पाए हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, ना तो वो एक्सटर्नल तरीके से ना वो इंटरनल तरीके से। देन अगर हम पहले से ही जो है डिजाइन कंस्ट्रक्ट करके रखेंगे तो इट रिड्यूस दी चांसेस ऑफ मिक्सअप ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल वो आपस में मिक्स नहीं होगा। देन इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हमारे मिक्सअप नहीं होंगे और हमारा प्रोडक्ट सेफ रहेगा। देन ये इंश्योर करता है कि जो हमारे स्मूथ एंड लॉजिकल फ्लो है वो हमारा चलता रहे मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो एकदम प्रॉपर तरीके से चलती रहे, यहाँ से वहाँ पूरा हमारा चलता रहे और हमें एफिशिएंसी मिले और हमारे जो एरर है वो हमारे रिड्यूस हो सके। देन यहाँ पे ये हमारा ये मेक श्योर करता है इंपॉर्टेंट, यानी कि डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, कि जो हमारे प्रीमिसेस बनेगा उसमें हमारी क्लीनिंग अच्छे से होती रहेगी, सैनिटेशन अच्छे से होगी और एक्टिविटीज हमारी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होंगी, जिससे हमारे ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्टिव जीएमपी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारे इंपोर्टेंस में हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन है ये हमें हेल्प करता है टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में, उसको सेफ रखने में, और जो रेगुलेटरी यानी कि जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड होते हैं उनको फुलफिल करने में हमारी जो डिजाइन कंस्ट्रक्शन हमारी हेल्प करती है। तो अब देखा जाए तो हमने अपने जो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था वो डिटेल में देख लिया, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये हमारा आ जाता है, तो इसको हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट लेआउट के बारे में।
अब देखो प्लांट लेआउट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रिमिसेस बताया कि ये हमारा सारा कुछ यहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन इनको एक अरेंज वे में ही तो करना होता है। अब जैसे मैंने यहाँ क्या देखा कि ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंट्री एंड एयरलॉक रूम है। अब अगर किसी को भी यहाँ एंट्री करना है, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, अपने कपड़े चेंज करेगा। और ये एयरलॉक है, तो जो इस बंदे के अंदर में जितने भी मतलब डस्ट मान लो जो कुछ भी था वो इसी कमरे में रह जाती है। देन वो कपड़े चेंज करके जो यहाँ पे स्टेराइल वाले क्लॉथ्स होते हैं उनको पहन के देन वो प्रोडक्शन एरिया में जाएगा या कहीं भी हमारा और जाता है। अब मान लो इस रूम को मैं पहले यहाँ दे देता और प्रोडक्शन एरिया को पहले देता, यानी कि कोई भी लोग है वो डायरेक्टली हमारा प्रोडक्शन में आएगा। तो अगर डायरेक्टली कोई भी हमारा अगर प्रोडक्शन एरिया में आएगा तो जो उसके साथ में गंदगी आई जाए, उसके कपड़ों में जूतों में जो भी मिट्टी लगी होगी वो डायरेक्टली हमारे इस एरिया में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा फ्लो गलत हो जाएगा। तो जो प्लांट लेआउट एक्चुअल में क्या है कि ये हमको ये बताता है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया है इनको हम अरेंज कैसे करेंगे, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, ये हमारा इसमें आता है। तो प्लांट लेआउट रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एरियाज, यानी कि जो हमारे एरियाज होते हैं एंड इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं विद इन दी फार्मास्यूटिकल प्रीमिसेस, यानी कि प्रीमिसेस के अंदर में जो भी हमारे मतलब अरेंजमेंट होता है एरिया का, इक्विपमेंट का, उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर में करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लांट लेआउट कहलाता है। यानी कि जो प्लांट लेआउट है वो एक तरह से हमारा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे इक्विपमेंट होगा या जो भी हमारे एरिया है कौन सा कहाँ होगा, कैसे होगा, कि एक प्रॉपर हमारे यहाँ पे फ्लो बनता रहे, यही हमारा क्या कहलाता है, प्लांट लेआउट कहलाता है। अब एक जो अच्छा हमारा प्लांट लेआउट होता है ये इंश्योर करता है कि ये जो हमारे मटेरियल है या जो हमारे पर्सनल है इनका एक स्मूथ फ्लो बनता रहे, जो हमारे रॉ मटेरियल का जो मिक्सअप हो रहा था, जो कॉन्टामिनेशन होती है वो हमारी ना हो, और हमारे जो स्पेस और जो रिसोर्स है उनका एफिशिएंट यूज हो सके। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमारी वेस्ट हो रही है, सारा कुछ हमारा अच्छे से होता रहे। तो अकॉर्डिंग टू जीएमपी हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेआउट है शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट ईच ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ सेपरेट एंड कंट्रोल एरिया। यानी कि जीएमपी अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारा प्लांट लेआउट है वो इस तरह हमारा डिजाइन होना चाहिए कि हमारा हर एक ऑपरेशन जो है वो सेपरेट तरीके से कंट्रोल एरिया में हो और थोड़ा अच्छा हो। तो ये हो गया हमारा प्लांट लेआउट के बारे में। अब प्लांट के लेआउट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा लेआउट है शुड प्रोवाइड अ लॉजिकल एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो। अब देखो यूनिडायरेक्शनल फ्लो का क्या मतलब क्या होता है कि ऐसा ना हो किसी बंदे को बाहर इधर उधर आना पड़ रहा हो, मान लो यहाँ से जा रहा है तो एकदम फ्लो हमारा बनता चला जाए, ये हमारा होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक तरह से मटेरियल का और पर्सनल का। यानी कि मान लो कि अगर जैसे ये है यहाँ से कोई एंट्री कर रहा है तो ये हमारा स्टोरेज एरिया है, तो जो स्टोरेज एरिया है ना यहाँ से अगर किसी मटेरियल को मान लो बाहर जाना है तो उसको ऐसा ना हो कि स्टोरेज वाले को पहले प्रोडक्शन में लेके आ रहे हैं फिर इधर जा रहा है, उसकी आउट यानी कि जो आउटपुट है उसका यहीं से हो, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो यहीं वाले एरिया से हमारा बाहर के बाहर चला जाए। जैसे पैकेजिंग वाला, पैकेजिंग से हमारा स्टोरेज में आया, स्टोरेज में रख गया, अब स्टोरेज से जिसको भी बाहर जाना है वो यहीं के यहीं चला जाए। ऐसा ना हो कि स्टोरेज से पहले फिर पैकेजिंग में आ रहा है फिर इधर आ रहा है फिर इधर आ रहा है, एक यूनिडायरेक्शनल हमारा सारा कुछ होना चाहिए, यही हमारा कहलाता है मतलब एक तरह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो गया। तो लेआउट शुड प्रोवाइड अ लॉजिकल, यानी कि एक लॉजिकल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कहीं भी डाल रखा है, एक लॉजिक होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए हमारे मटेरियल का और हमारे पर्सनल का। सो देयर इज नो क्रॉस मूवमेंट एंड चांस ऑफ कॉन्टामिनेशन आर मिनिमाइज। अब जितनी कोई चीज़ की क्रॉस मूवमेंट हमारी इस तरह की कम होगी, एक सेम डायरेक्शन में होगी, उतना ही उसमें कॉन्टामिनेशन के चांस हमारे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सेपरेट एंड क्लियरली डिफाइंड एरिया शुड बी प्रोवाइडेड फॉर रॉ मटेरियल स्टोरेज, प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड फिनिश्ड गुड स्टोरेज टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मिक्सअप। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे बाकी के काम होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा स्टोरेज एरिया हो गया, फिर यहाँ पे हमारा पैकेजिंग रूम हो गया, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन एरिया हो गया, यहाँ पे हमारा QA/QC एरिया हो गया, तो ये सब क्या है हमारे अलग अलग है, और इनके अलग अलग होने की वजह से क्या है कि अब हमें मिक्सअप नहीं होगा किसमें क्या होना है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जो स्टोरेज है मैंने एक में दिखा दिया, लेकिन ये रूम भी हमारे अलग अलग होते हैं, यानी कि कोई बाहर से आ रहा है तो यहाँ क्वारंटाइन वाला होता है, फिर जो अप्रूव ड्रग होते हैं वो देखो यहाँ पे बीच में हमारे रूम में अप्रूव वाले ड्रग है, देन जो रिजेक्ट हमारे ड्रग होते हैं वो हमारे इस वाले में है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टोरेज एरिया भी हमारे अलग यहाँ पे सेपरेट बने हुए हैं, जहाँ इनमें इतना कंपार्टमेंट हमारा अलग होता है कि बस ये आपस में मिक्सअप ना हो पाए, इसके लिए हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें हर एक चीज के लिए क्या है, यहाँ पे हमारा सेपरेट एंड क्लियरली डिफाइंड एरिया होता है, लेकिन वहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है कि ये रिजेक्टेड है, ये अप्रूव है, ये क्वारंटाइन है, जिससे लोगों में कंफ्यूजन ना हो। तो ये सारा काम होता है जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो और कोई भी प्रोडक्ट में हमारे मिक्सअप ना हो पाए। देन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पर्सनल शुड बी प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड एंड सेपरेट चेंज रूम शुड बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन हाइजीन। यानी कि देखो यहाँ पे ये पूरा रूम है, अब ये एंट्री वाला और एग्जिट वाला, और यहाँ पे क्या है कि आप एक अपने कपड़े पहन के आओगे, उनको खोल के अपने लॉकर में रख दोगे, उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी वाले कपड़े उनको डालोगे, देन अंदर जाओगे, और अंदर यहाँ पूरा ये मतलब एक एयर लॉक रूम होता है कि यहाँ के जो एयर है उधर नहीं जाएगी, उधर की एयर इधर नहीं जाएगी, आप यहाँ पे रहोगे। देन बाद में जब आपको दोबारा लौट के आना है, इन कपड़ों को एक आप उसमें रखोगे, देन ये बाद में धुलने के लिए चले जाएंगे, स्टेराइल होकर लौट के आएंगे अगले दिन, और आप दोबारा कंपनी में चले जाओगे। तो इस तरह क्या है, एक पूरा एंट्री और एग्जिट का हमारा रूम होना चाहिए और एक सेपरेट चेंजिंग रूम होना चाहिए, जिससे प्रॉपरली हाइजीन आपका मेंटेन हो सके। देन जो आपके डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपको किसी का वजन करना है, मिक्सिंग
करनी है, ग्रैनुलेशन करना है, कंप्रेशन करना है, पैकेजिंग करना है, इन सब के लिए सेपरेट रूम होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने छोटा बनाया है, लेकिन देखो पैकेजिंग के लिए अलग है, स्टोरेज के लिए अलग है, और यहीं पे मान सकते हैं बेइंग और इन सब रूम के लिए अलग अलग। आप कंपनी में जाओगे आपको हर एक चीज़ के जो है अलग अलग रूम देखने को मिलते हैं। यही हमारी होती है प्रेमिसेस, मतलब ये सब आपका होना चाहिए लेआउट में। देन आपका एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन इक्विपमेंट टू अलाउ इजी ऑपरेशन, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। यानी कि जो भी आपका स्पेस है प्रॉपर इतना होना चाहिए कि आपके सारे काम फ्लुएंट तरीके से हो पाए। देन जो आपका लेआउट है शुड इंक्लूड सेपरेट एरिया फॉर रिजेक्टेड, रिटर्न और रिकॉल प्रोडक्ट। अब जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर ये रूम हमारा अलग होता है, तो जो आपके प्रोडक्ट रिजेक्ट हो चुके हैं या लौट के आ चुके हैं या रिकॉल्ड है, उन सब के लिए एक अलग आपका रूम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन जो आपका वेस्ट डिस्पोजल एरिया है वो आपका प्रोडक्शन एरिया है, यानी कि ये आपका सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे दवाई आपकी बनी जाती है, यहाँ पे आपका जो नॉर्मल रॉ वो होते हैं रॉ मटेरियल वगैरह वो खुले होते हैं, तो इन जगह को आपको सेपरेट रखना होता है बाकी सबसे, कि गंदगी हमारी यहाँ पे ना आ जाए। तो जो आपके वेस्ट डिस्पोजल एरिया जहाँ पे आप वेस्ट वगैरह डालते हो, कुछ भी गंदगी डालते हो, वो आपका प्रॉपर अलग जगह होना चाहिए। देन जो आपका लेआउट है शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन। और जो ओवरऑल देखा जाए तो आपका लेआउट कुछ इस तरह होना चाहिए कि आपका जो कॉन्टामिनेशन है उसका रिस्क कम होगा, क्रॉस कॉन्टामिनेशन आपकी कम होगी, यानी कि मिक्सअप कम होगा, ये सब चीज़ें आपकी कम होगी। तो ये होता है आपका प्लांट लेआउट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट के बारे में, यानी कि क्या होता है ये हम समझ रहे हैं, लेकिन आखिर ये जरूरी क्यों होता है। तो देखो प्रॉपर प्लांट लेआउट, यानी कि जब हमारा किसी कंपनी का प्लांट लेआउट बनता है, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से बनेगा, तो एक हमारा स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलती रहेगी विदाउट डिले। यानी कि जब सब अच्छे से यूनिट डायरेक्शन सब अच्छे से बना तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी होती रहेगी। देन इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग क्रॉस कॉन्टामिनेशन एंड मिक्सअप ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। अब ये हमारा क्रॉस कॉन्टामिनेशन को बचाएगा और मटेरियल का मिक्सअप बचाएगा। देन ये इंप्रूव करेगा हमारी एफिशिएंसी को एंड प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी मूवमेंट। अब यूनिट डायरेक्शन मतलब बिना मतलब किसी को डबल ट्रिपल नहीं घूमना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या है, जितना कम मतलब शोर शराबा होता है आपको पता है यहाँ पे, उतनी कम हमारी कॉन्टामिनेशन होगी। और लास्ट में क्या है कि ये हमारा क्लीनिंग एंड सैनिटेशन एंड सुपरविजन ईजियर हो जाएगी। यानी कि अगर प्रॉपर लेआउट है तो अच्छे से साफ सफाई ये सारे काम हमारे यहाँ पे अच्छे से हो जाते हैं। देन ये इंश्योर करता है कि जो भी हम यहाँ पे प्लांट लेआउट हमारा बना है वो जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है और सारे रेगुलेटरी काम हमारे अच्छे से हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो जो हमारे एक वेल डिजाइन प्लांट लेआउट है वो इंश्योर करता है हमारे स्मूथ वर्कफ्लो को, प्रिवेंट करता है कॉन्टामिनेशन को एंड सपोर्ट करता है हमारा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को अच्छे तरीके से। तो ये था हमारा ओवरऑल प्लांट लेआउट के बारे में। अब अगर देखा जाए तो जो हमारा मेन पार्ट था, यानी कि जो हमारा मेन क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या क्या देख लिया, हमने डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट लेआउट इन तीनों के बारे में अच्छे से बात कर लिया प्रेमिसेस के। अब हम थोड़ा इसके आगे के पार्ट बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस हो गया, हमारा सैनिटेशन हो गया, देन हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया हो गया, हमारा कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन हो गया। अब इन सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने प्रीमिसेस के जो बाकी के पार्ट है उन सब के बारे में। तो जैसे ये प्रीमिसेस है, हमने इनकी सारी बातें समझ ली, कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या प्रीमिसेस होता है और क्या इसका प्लांट लेआउट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे कुछ टॉपिक, जैसे हमारा यहाँ पे आता है पहले मेंटेनेंस ऑफ प्रीमिसेस। यानी कि एक बार हमने यहाँ पे अपने प्रीमिसेस बना के तैयार रख लिया, बाद में क्या क्या हमको इसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, हमें टाइम टू टाइम इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, जिससे इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या आता है कि मेंटेनेंस ऑफ प्रीमिसेस मींस कीपिंग द बिल्डिंग एरिया एंड फैसिलिटीज इन गुड कंडीशन so that manufacturing can be carried out safely and efficiently। अगर आप पढ़ोगे ना यार, बोलोगे सर हिंदी में ही तो सब लिखा है, क्योंकि इंग्लिश भी इतनी सिंपल हम यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सिंपल क्या कहना जा रहा है मेंटेनेंस के अंदर में, कि मेंटेनेंस का सिंपल मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे अपनी बिल्डिंग बनाई है या जो भी हमारा एरिया है, जो हमारी फैसिलिटीज है, इनको हमेशा हमें जो है गुड कंडीशन में रखना है, जिससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो मेन काम हमारा इसके अंदर हो रहा था वो हमारा अच्छे तरीके से चलता रहे, सेफ चले और एफिशिएंट तरीके से चलता रहे। तो ये तो हो गया कि हम क्या काम करें, यानी कि इनको सेफ रखना। लेकिन कैसे रखेंगे, तो मेंटेनेंस इंक्लूड करता है रेगुलर रिपेयर, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कोई चोट या कुछ लग गया, चोट नहीं मतलब कोई जगह अगर हमारी खराब हो गई तो उसको रिपेयर करना। देन अपकीप मतलब उसको अप टू डेट रखना। देन इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस, यानी कि अगर हमें लगता है कि टाइम हो गया, हर 2 महीने 1 महीने बाद हम उसको चेक करेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, 6 महीने साल में बाद जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड कंप्लायंस विद जीएमपी। यानी कि जो भी हमारा प्रीमिसेस है ये सब है, ये अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है और जीएमपी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि आखिर हम ये मेंटेनेंस करेंगे कैसे। तो पहला पॉइंट आता है प्रीमिसेस शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड, यानी कि हमें इसे रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्ट करते रहना है और हमें क्या करना है, मेनली मतलब चेक करते रहना है कि कोई भी जो हमारा डिफेक्ट हो या कोई डैमेज हो उसको अवॉइड करना है, यानी कि वो आ ना पाए। देन एनी रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क शुड बी कैरिड आउट इन सच अ वे दैट इट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। अब जैसे मान लो कहीं पे हमें लगता है कि कोई जगह हमारी खराब हो गई या कहीं डैमेज आ रहा है, तो हमें उसे रिपेयर भी इस तरह करना है कि जो बाकी का हमारा काम है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई गड़बड़ ना हो,
और इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ये जगह मान लो ये कहीं पे गड़बड़ी है, हम इतने पर्टिकुलर एरिया में कपड़ा या कुछ भी डाल लेते हैं, देन यहाँ काम करेंगे कि इधर की कोई धूल मिट्टी भी हमारी कहीं और ना जा पाए, और वहीं के वहीं हम वैक्यूम वगैरह से पूरा भर के खत्म कर देते हैं। तो इस तरह हमें काम करना है कि बाकी का जो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें खराबी ना आए। देन जो मेंटेनेंस वर्क है वो हमें प्रॉपरली प्लान करके और डॉक्यूमेंट करके करना है कि कहाँ पे कितना क्या खराब हो रहा है, कैसे हो रहा है वो। देन जो हमारी ब्रोकन वॉल है, मान लो कहीं पे दीवारें टूट गई या फ्लोर हो गया, सीलिंग में कुछ है, तो उनको हमें इमीडिएट रिपेयर करना पड़ता है कि जिससे पहले उसमें कोई भी हमारे माइक्रो वगैरह एंट्री ना कर पाए। देन जो हमारा मेंटेनेंस स्टाफ होता है वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए और ऑथराइज होना चाहिए कि उसको हर एक चीज़ पता हो कि भाई कब क्या करना है, क्योंकि अगर स्टाफ हमारा मेंटेनेंस वाला प्रॉपर ट्रेन नहीं होगा तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, मान लो कहीं प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें कुछ गड़बड़ी कर सकता है। देन जो हमारे इक्विपमेंट रहेंगे, जो यूटिलिटी रहेंगी, वो भी हमें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखनी पड़ती है, क्योंकि वो भी हमारे प्रेमिसेस का पार्ट होता है। देन आफ्टर मेंटेनेंस, यानी कि जब मेंटेनेंस वर्क हो जाएगा, जो उसके बाद जो हमारा एरिया होता है, मान लो यहाँ पे हमने काम किया, देन एरिया को क्या करना है, बाद में हमें प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, और देन उसके बाद हमें उसे सैनिटाइज भी कर देना है कि वहाँ पे कोई माइक्रोब भी हमारा ना बचे। देन रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटीज शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। और जो भी आप कर रहे हो, यानी कि अब देखो करना जरूरी क्यों है, मान लो आपने ये किया, यहाँ पे हमने इसको ठीक कर दिया, ठीक है, पूरा ठीक कर दिया। अब इसका अगर आप पे रिकॉर्ड है कि आपने इसको इस तारीख को किया था, तो अब क्या करोगे कि आप उस रिकॉर्ड के अंतर्गत ये चेक कर लोगे कि आज ये अगर आज हुआ है 10 तारीख को, मैं अगले महीने की 10 तारीख को उसको चेक करूंगा। और अब भाई आपको लग रहा है कि अब तो चेक करते रहेंगे, लेकिन अगले महीने 1000 काम होता है, क्या पता आपको याद ना रहे। इसीलिए क्या है कि आपने अगर रिकॉर्ड रखा हुआ है ना, तो रिकॉर्ड की वजह से आपको याद रहेगा और नेक्स्ट टाइम आप उसी तारीख को जो है उसको चेक करते रहोगे। तो ओवरऑल क्या है कि प्रॉपर जो मेंटेनेंस है वो इंश्योर करता है कि हमारे जो प्रेमिसेस है उसके अंदर में सेफ एनवायरमेंट रहेगा और हमारा कंटिन्यूसली जो जीएमपी के अकॉर्डिंग काम है वो हमारा चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि इस तरह हम अपने प्रेमिसेस को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस का मतलब बताया, मेंटेनेंस में क्या करते हैं वो बताया, और मेंटेनेंस को कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करते हैं सैनिटेशन ऑफ प्रेमिसेस के बारे में। अब देखो सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द मेंटेनिंग क्लीनिनेस ऑफ प्रेमिसेस एंड इक्विपमेंट टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे ये पूरा प्रेमिसेस है इसमें जो साफ सफाई का रेगुलर काम होता है ना, उसी को हम यहाँ पे सैनिटेशन बोल देते हैं। तो जो भी हमारा प्रेमिसेस है इसकी रेगुलर बेसिस पे साफ सफाई, और इसके अलावा जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं जिन पे हम जहाँ पे अपना प्रोडक्शन करते हैं उनकी भी रेगुलर बेसिस पे साफ सफाई, यही हमारी कहलाती है सैनिटेशन। यानी कि हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट है, हमारे जो प्रेमिसेस है वो उसकी क्लीनिनेस कैसी, यानी कि उसकी साफ सफाई कैसी चल रही है। तो सैनिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, यानी कि ये साफ सफाई एंड डिसइंफेक्टिंग प्रेमिसेस टू मेंटेन हाइजीन कंडीशन। यानी कि पहले साफ सफाई करनी है, देन उसको डिसइंफेक्टेंट यानी कि अपने एंटीबैक्टीरियल इन सब का इस्तेमाल करके उसको पूरा मेंटेन कर देना, हाइजीन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में मेंटेन कर देना। अब इसके लिए हमारी क्या क्या कंडीशन रहेंगी, तो जो प्रेमिसेस है शुड बी केप्ट क्लीन एट ऑल टाइम, यानी कि जो हमारा प्रेमिसेस है वो हमेशा हमारा साफ होना चाहिए। देन प्रॉपर क्लीनिंग स्केड्यूल शुड बी फॉलोड, जो भी हमारा स्केड्यूल बना होगा कि इस टाइम में ये करना है उस टाइम वो करना है, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। देन अप्रूव क्लीनिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट शुड बी यूज, जो हमारे अप्रूव किए गए कि ये क्लीनिंग एजेंट ऐसा है जिससे आप इधर सफाई भी कर दोगे और ये हमारा बाकियों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, उसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। देन जो क्लीनिंग प्रोसीजर है जो हमारे एसओपी के अंदर लिखे हुए हैं वही हमको यहाँ पे फॉलो करने हैं। देन क्लीनिंग शुड बी डन रेगुलरली इन प्रोडक्शन एंड स्टोरेज एरिया। अब देखो सबसे ज्यादा हमारी गंदगी होती है प्रोडक्शन एरिया में, तो यहाँ पे हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी, और जो हमारा मोस्टली सामान है वो स्टोरेज में रखा रहता है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो पूरे में फैल सकता है। तो इन दो जगह पे हमको रेगुलरली जो है क्लीनिंग करते रहनी चाहिए। देन वाटर वेस्ट मटेरियल शुड बी प्रॉपर्ली कलेक्टेड एंड डिस्पोज, और सबसे जरूरी क्या है कि ऐसा नहीं है कहीं गंदगी आपने इधर कर दी, जो भी वेस्ट है तुरंत उसको भरोगे और उसको बाहर फेंकते हुए जाओगे। देन जो क्लीनिंग इक्विपमेंट है यानी कि जिससे आप उसको साफ सफाई कर रहे हो वो भी आपका हमेशा क्लीन एंड वेल मेंटेन होना चाहिए। और लास्ट में जो आप क्लीनिंग कर रहे हो उसके लिए भी आपको प्रॉपर रिकॉर्ड और सैनिटेशन एक्टिविटी को भी आपका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका सैनिटेशन के बारे में। अब यहाँ पे एक और हमारा पार्ट आता है प्रेमिसेस का, वो है एनवायरमेंटल कंट्रोल, यानी कि जैसे आपका ये पूरा प्रेमिसेस है तो ये पूरा आपका एनवायरमेंटल हो गया, तो इसको आप यहाँ पे कैसे कंट्रोल करोगे। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो नॉर्मल हमारी कंडीशन है, जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया कि हम यहाँ पे दवाई बना रहे हैं, तो हमारी जो पूरी कंपनी है इसके अंदर में हमारा टेम्परेचर, यानी कि हमारा प्रोडक्शन एरिया है तो इसके अंदर हमारा टेम्परेचर कितना है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होगा तो हमारे मेडिसिन को अफेक्ट डाल देगी। हमने अब तक इतनी सारी दवाइयाँ पढ़ी हैं फार्माकोलॉजी इन सब में, तो हमने फैक्टर में क्या देखा है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है ना वो भी हमारे ड्रग की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। इसीलिए क्या होता है कि ऐसी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, हमारी एयर क्वालिटी हो गई,
इन सबको भी हमें जो है टाइम टू टाइम चेक करना है और देन इनको भी हमें जो है मेंटेन करके रखना है। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल में क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल फैक्टर टू इंश्योर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। यानी कि जब हमारे ये पूरे एनवायरमेंटल फैक्टर है जो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर है, जब ये हमारे सेट रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी और उसकी सेफ्टी हमारी बढ़ी रहेगी। अब इसमें क्या क्या हमारे पॉइंट आते हैं, तो पहला हमारा आता है टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट वहां पे बन रहा होगा उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो अपने टेम्परेचर को सेट करना पड़ेगा। देन जो ह्यूमिडिटी है उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा जिससे मॉइस्चर हमारा ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतना ज़्यादा हमारा मॉइस्चर होता है और जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा वो हमारे ड्रग को उतना खराब कर सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देन यहाँ पे क्या है कि जैसे ये भी होते हैं तो इस पूरे प्रेमिसेस से पहले हमारे यहाँ पे लगा होता है हैपा फिल्टर, और हैपा फिल्टर क्या करता है कि एक प्रॉपर जो क्लीन एयर होती है उसी को सिर्फ हमारे अंदर भेजता है। तो जो भी हमारे डस्ट होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको फिल्टर आउट करके ही हैपा फिल्टर क्या करता है, एयर को कंपनी के अंदर लेके आता है। देन प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो भी हमारे ये काम है यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर होना चाहिए। देन प्रेशर डिफरेंस शुड बी मेंटेन टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन, यानी कि जो हमारा प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक रूम है, अब मान लो यहाँ से कोई एंट्री ले रहा है और यहाँ से कोई जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर जो होता है ना एयर का, वो हमारा कमरे के अंदर से बाहर होता है और इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। यानी कि कमरे के अंदर हमारा पॉजिटिव होता है, कमरे के बाहर नेगेटिव। अब इसका फायदा क्या है, मान लो किसी ने ये दरवाजा खोला, कोई अंदर आ रहा है, तो जो हवा का प्रेशर है वो हमारा बाहर जा रहा है। इसका फायदा क्या है कि जो बाहर की हमारी इन्फेक्टेड वाली एयर है या खराब एयर है वो हमारी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर से एयर हमारी बाहर जा रही है। सेम हमारा यहाँ से होगा। इसका फायदा क्या होगा कि अंदर जो हमारी हैपा फिल्टर वाली क्लीन एयर है सिर्फ वही हमारी रहेगी। तो ये सिस्टम यहाँ फॉलो करते हैं कि प्रेशर डिफरेंस को हम यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं जिससे कोई भी कॉन्टामिनेशन हमारी ना हो पाए। देन जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो उसको हम रेगुलरली मॉनिटर भी करते रहते हैं, रिकॉर्ड भी करते रहते हैं। और एक हमारा होता है HVAC सिस्टम, इसको हम प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं और वैलिडेट करते हैं। इस सिस्टम क्या होता है, हमारा होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। यानी कि जहाँ पे भी हमारी जगह होगा वहाँ पे हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेशन प्रॉपर रखेंगे और इसके अलावा AC वगैरह लगा के रखते हैं। तो ये हमारा होता है HVAC सिस्टम। इसके बाद जो हमारा स्पेशल कंट्रोल होता है वो हम रिक्वायर करते हैं स्टेराइल एरिया के लिए। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी में कि स्टेराइल एरिया हमारे ऐसे प्रॉपर क्लीन एरिया होते हैं जहाँ पे एक माइनर सा बैक्टीरिया या वायरस भी प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे जब उस जगह हम कोई भी दवाई बनाएंगे पेरेंटल वाली तो वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मान लो ये हमारे एक वायल है जो हमारा लिक्विड वाला पूरा प्रिपरेशन है, अब इसमें हल्का सा भी अगर हमारा कोई माइक्रोब या कुछ भी ऐड कर गया तो ये इसमें डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा और इस पूरे को इन्फेक्ट कर देगा और आगे जाके ये खराब हो जाएगा। इसीलिए जो भी हमारे स्टेराइल एरिया होते हैं इनको स्पेशल कंट्रोल देते हैं कि किसी तरह का हमारा माइक्रोब्स इसमें एंट्री ना कर पाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारा एनवायरमेंटल कंट्रोल है ये इंश्योर करता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो एक स्टेबल कंडीशन में बन रहा है, यानी कि प्रॉपर उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेट है और इससे हमारी कोई भी कॉन्टामिनेशन ना हो पाए, यानी कि एनवायरमेंट से भी कोई कॉन्टामिनेशन हमारे प्रोडक्ट में एडअप ना हो पाए। तो ये था हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल कंट्रोल के बारे में। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने 3 छोटे टॉपिक लगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए प्रीमिसेस के बारे में कि प्रीमिसेस में हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, यानी कि साफ सफाई ये पूरा काम। देन सैनिटेशन कैसे करेंगे, जो रेगुलर साफ सफाई है। मेंटेनेंस में सॉरी हम मतलब जो चीज़ हमारी खराब हो रही है उसको रिपेयर वगैरह ये सब करके रखेंगे, इसमें साफ सफाई हो गया। और इसमें जो हमारे एनवायरमेंटल के फैक्टर है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी है, इसको हम यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टेराइल एरिया। अब देखो स्टेराइल एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कहीं भी अगर हमको प्रोडक्शन करनी है और ये प्रोडक्शन हमें करनी है कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो उनमें क्या होता है कि लेमिनार फ्लो हमारा होता है, उसके अंदर जाके हम उसके सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ऐसा क्या होता है, क्योंकि मान लो मुझे बाइल बनानी है और इसमें लिक्विड प्रोडक्ट है, तो अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट का छोटा मोटा कोई भी अगर माइक्रो मेरा एंट्री कर गया तो वो इसमें रैपिडली हमारा ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा तो ये प्रोडक्ट जो हमारे माइक्रो को मान लो मारने के लिए या उसके लिए इलाज कर रहा है, अगर इसमें खुद माइक्रोब रहेगा तो वो प्रोडक्ट को ही खराब कर देगा। इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें स्टेराइल एरिया के अंदर काम करना होता है। अब स्टेराइल एरिया क्या होता है, स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि एक हमारी ऐसी जगह है जो हमारी फ्री फ्रॉम कॉन्टामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि मान लो अगर ये मेरा स्टेराइल एरिया या रूम है, इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर में एक भी मेरा माइनर सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा, यही मेरा स्टेराइल एरिया कहलाता है। अब इसी के बारे में हम यहाँ बात कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्टामिनेशन, ये हम बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा बात करते हैं यूटिलिटीज के बारे में। अब यूटिलिटीज क्या होती है, यूटिलिटी जैसे हमारा कोई प्रीमिसेस है उसमें जो बेसिक सपोर्टिंग सर्विस होती है, जैसे मान लो हम लोग खाना पीना खाते हैं या हमारा घर है, तो हमारे घर में यूटिलिटीज क्या होती हैं, हमारे पानी का टैप कैसा है, RO लगाए या नहीं लगाए, गीजर लगाए या नहीं लगाए, और बाथरूम में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, नहाने की क्या अवस्था है, तो ये सब हमारी बेसिक यूटिलिटीज होती हैं। तो कोई भी जो हमारा प्रीमिसेस है उसमें क्या होता है कि यूटिलिटीज आर दी बेसिक सपोर्टिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हमारा पानी हो गया,
हवा हो गई, स्टीम हो गया या हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये हमारे कुछ बेसिक यूटिलिटीज़ हो गई। अब स्टेराइल एरिया क्या होता है? स्टेराइल एरिया हमारे एक हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट हो गए जैसे इंजेक्शन वगैरह हो गया, इनको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं एक असेप्टिक कंडीशन में। असेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो हमारा प्रेजेंट नहीं होगा, और जब हम बना रहे होंगे तो उस टाइम पे हमने ऐसी कंडीशन को मेंटेन करके रखा है कि वहाँ पे कोई माइक्रो हमारा एंट्री कर ही नहीं सकता, वो हमारी असेप्टिक कंडीशन कहलाती है। तो हमने क्या देखा कि पहले हमने बात की यूटिलिटीज के बारे में, देन हमने स्टेराइल एरिया के बारे में बात कर ली। अब हम यहाँ पे यूटिलिटीज का थोड़ा फंडा समझते हैं। तो यूटिलिटीज इंक्लूड करती हैं एसेंशियल सिस्टम, जैसे हमारा प्यूरिफाई वाटर होना चाहिए, HVAC। अब इसको मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो अब आपको क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म खुद कमेंट सेक्शन में लिखनी है। देन यहाँ पे कंप्रेस एयर हो गई या पावर सप्लाई हो गई, इन सब के बारे में। वाइल जो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा एरिया है वो हमारा साफ रहे, कंट्रोल रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट वो किसी भी तरह के कॉन्टामिनेशन से हमारा फ्री रहे। अब यूटिलिटीज के बारे में बात करें तो इसमें वाटर सिस्टम होता है, तो वाटर हमारा जो है प्योरीफाई होना चाहिए और फ्री फ्रॉम कॉन्टामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वाटर का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा HVAC सिस्टम है, ये हमारे टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, एयर क्लीननेस को, इन सबको मेंटेन करता है हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन में। देन जो हमारा एयर फिल्ट्रेशन है, ये हमारे हैपा फिल्टर होता है, तो एयर हैपा फिल्टर से पास करेगी तो डस्ट पार्टिकल और माइक्रो सब हमारे रिमूव हो जाते हैं, तो क्लीन रहता है। देन कंप्रेस एयर एंड गैसेज, यानी कि इट शुड बी क्लीन, ड्राई एंड ऑयल फ्री टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन, यानी कि जो हमारी एयर गैस है ये हमारी सब फ्री होनी चाहिए। देन स्टीम सप्लाई बात करें तो स्टीम यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन शुड बी प्योर एंड फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज, यानी कि जो भी स्टीम का हम इस्तेमाल करेंगे मान लो स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, वो स्टीम भी हमारी जो है प्योर एंड फ्री फ्रॉम फॉर्म में होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, तो हमारी यहाँ पे कंटिन्यूस एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड मतलब होना चाहिए, जिससे हमारी इक्विपमेंट जो है स्मूथ तरीके से चलते रहे। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, यानी कि जो यूटिलिटीज है वो हमारी शुड बी रेगुलरली मॉनिटर टू मेंटेन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी हमारी यूटिलिटीज है उनको प्रॉपर हम मॉनिटर करते रहें, जिससे हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी उनकी बनी रहे। और लास्ट में आता है मेंटेनेंस एंड वैलिडेशन, तो जो भी हमारी यूटिलिटी दी गई है उनको पीरियडिकली हमें मेंटेन करना है, कैलिब्रेट करना है और वैलिडेट करना है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छे से चलता रहे। देन हमारा अब यहाँ पे आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया। अब देखो स्टेराइल एरिया वैसे मैंने आपको बता दिया कि स्टेराइल एरिया हमारा क्या होता है, सिंपल एक कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला एरिया होता है, जहाँ पे जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं जैसे इंजेक्शन वगैरह ये बनाए जाते हैं एक असेप्टिक कंडीशन में, यानी कि वहाँ पे हमारा किसी तरह का कोई माइक्रोब या कॉन्टामिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे, तो जो हमारा स्टेराइल एरिया है शुड बी मेंटेन अंडर स्ट्रिक्ट हाइजीनिक एंड कंट्रोल कंडीशन, यानी कि अगर हमें स्टेराइल एरिया को मेंटेन करना है तो हमें स्ट्रिक्टली हाइजीनिक कंडीशन चाहिए और कंट्रोल कंडीशन चाहिए। अब एंट्री ऑफ पर्सनल शुड बी कंट्रोल थ्रू गोनिंग प्रोसीजर। गोनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है जिसमें अगर किसी बंदे को इसके अंदर एंट्री करना है उसको पर्सनल अपना सारा सामान जो है बाहर छोड़ के आना है, क्योंकि आप उसको दिन भर डालते हो तो हो सकता है उसमें कोई माइक्रोवेव या गंदगी चिपकती होगी, तो आपको पर्सनल सारा आइटम बाहर छोड़ के और प्रॉपर उनके लिए तैयार होकर हैंड वगैरह जो ओपन आइटम है उसको सैनिटाइज करके आपको एंट्री करनी होती है। देन पर्सनल शुड बियर स्टेराइल गारमेंट, ग्लव्स, मास्क एंड शूज कवर, यानी कि जो भी हमारे पर्सनल है उनको ग्लव, मास्क, गारमेंट और जो एक चश्मा आता है सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा कि आपका बॉडी का कोई पार्ट खुला ना हो जो कहीं पे भी अटक सके, यानी कि कॉन्टामिनेशन कर सके। देन एयर क्वालिटी शुड बी मेंटेन यूजिंग हैपा फिल्टर। अब जो स्टेराइल एरिया उसके अंदर जो एयर क्वालिटी है वो हम हैपा फिल्टर के द्वारा लेके आते हैं और लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम के अंदर हम वहाँ पे बैठ के काम करते हैं। देन पॉजिटिव प्रेशर, जो मैंने आपको उस टाइम बताया कि हमारी जो ये है मान लो हमारा जो कमरा है उससे बाहर को इस तरह प्रेशर जा रहा है कि कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा, तो ये पॉजिटिव प्रेशर हमको मेंटेन करना पड़ता है। देन रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन शुड बी कैरिड आउट यूजिंग अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट, हमें डिसइंफेक्टेंट के द्वारा रेगुलर तरीके से उसकी साफ सफाई और डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। देन जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है वो हमको करनी पड़ेगी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पर आपको बता दिया था। देन एक्सेस शुड बी लिमिटेड टू ऑथराइज, अब जिसके अंदर जो एंट्री करेंगे ऐसे एक्सेस होगा वो सिर्फ हमारे जो ऑथराइज और ट्रेंड पर्सनल होते हैं उन्हीं के पास होगा, यानी कि बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर हमारी यूटिलिटीज हो गई और जो मेंटेनेंस हो गया हमारा स्टाइल एरिया का, ये कॉन्टामिनेशन से हमको बचाता है, हमारा जो भी स्टाइल प्रोडक्ट बनेगा वो कॉन्टामिनेट फ्री बनेगा। तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेराइल एरिया का हमने ये पढ़ लिया, यूटिलिटीज पढ़ ली उसके अंदर, और हमने यहाँ पे मेंटेनेंस पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ कॉन्टामिनेशन के बारे में कि अगर हमारा कॉन्टामिनेशन होने के चांस है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करें कॉन्टामिनेशन के बारे में, तो कॉन्टामिनेशन रेफर टू द अनवांटेड प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंप्योरिटीज इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो ये हमारा एक एरिया है और इसके द्वारा मान लो मैं ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, तो अब ये प्रोडक्ट मैं किससे बना रहा हूँ, जो इसके रॉ मटेरियल होगा और जो इसके एक्सिपिएंट होगा उनके द्वारा। लेकिन अब क्या होता है कि इनमें किसी तरह का कोई भी फॉरेन का पार्टिकल या किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इंप्योरिटीज अगर ऐड हो जाती है तो वही मेरी कॉन्टामिनेशन कहलाती है। अब ये कॉन्टामिनेशन अगर मेरे एरिया में एंट्री करेगी तभी तो होगी,
तो यही है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो कॉन्टामिनेशन थी इसी को मुझे कंट्रोल करना है, जिससे ये जो मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर इसमें ये मिल गया तो प्रोडक्ट मेरा खराब हो गया, इसका यूज नहीं किया जा सकता। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे इनको बचाना है जिससे प्रोडक्ट मेरा सेफ रहे। तो जो हमारे कॉन्टामिनेशन है वो ये सब होता है, और अगर ये जुड़ता है तो इट कैन अफेक्ट द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। ये हमारे किसी भी ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी को डैमेज कर सकती है। तो आप यहाँ पे कॉन्टामिनेशन के बारे में समझ गए। अब हमको बात करनी है कंट्रोल ऑफ कॉन्टामिनेशन के बारे में। तो जो हमारा कॉन्टामिनेशन कंट्रोल है वो इंक्लूड करता है जितने भी हमारे मेजर हैं उनको वो क्या करेंगे, वो प्रिवेंट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे एंड एलिमिनेट करेंगे हमारी कॉन्टामिनेशन को ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज। यानी कि जब हम प्रोडक्ट को बना रहे होंगे, जब हम उसको स्टोर करेंगे, तो उस टाइम के उस बीच के दौरान में अगर कोई भी हमारे यहाँ पे फॉरेन सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंप्योरिटीज आती है तो उसको एक तो हम बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे, देन उसको डिटेक्ट करेंगे यानी कि देखेंगे क्या है, और बाद में उसको एलिमिनेट करेंगे। और यही हमारे होते हैं कॉन्टामिनेशन कंट्रोल। अब टाइप देखा जाए तो पहला हमारा होता है फिजिकल कॉन्टामिनेशन, यानी कि क्या है कि यहाँ पे अगर किसी तरह का हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कोई डस्ट, हेयर, गैस या ऐसे बाल का टुकड़ा कुछ भी अगर मिल जाता है वो हमारा फिजिकल कॉन्टामिनेशन होता है। यानी कि क्या है, जो डस्ट है वो एंटर कर रहा है जैसे मान लो टैबलेट कंप्रेशन के दौरान में, तो यहाँ पे कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल है। देन केमिकल में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी हमारा अनवांटेड केमिकल या रेजिड्यू यहाँ पे मिल गया है, जैसे हमारा कोई क्लीनिंग एजेंट हो गया या जो पहले का बैच चल रहा था उसका कोई ड्रग हो गया, तो रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस बैच मिक्सिंग विद नेक्स्ट बैच, ये हमारा एक तरह से केमिकल कॉन्टामिनेशन हो गया। देन माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन में क्या होता है कि हमारा किसी तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर हमारा मिक्स हो जाता है उसको माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन बोलते हैं, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया या वायरस हो गया, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है स्पेशली जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर में। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जो हमारा प्रीमिसेस है शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन। सबसे पहले हमारा जो प्रीमिसेस है उसको इस तरह डिजाइन करना है कि उसके अंदर जो कोई भी हमारा कॉन्टामिनेशन आ रहा होगा वो ना आए। देन हमारा क्या होगा कि सेपरेट एरिया शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एरिया होंगे तो भाई हमारी कम कॉन्टामिनेशन होगी। देन प्रॉपर प्लांट लेआउट शुड प्रिवेंट क्रॉस कॉन्टामिनेशन, अगर हमारा प्लांट लेआउट प्रॉपर तरीके से बना होगा तो ये जो हमारा क्रॉस कॉन्टामिनेशन है ये कम होगा। देन पर्सनल शुड फॉलो स्ट्रिक्ट हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, यानी कि जो ये हमारा पर्सनल है जो यहाँ पे ये काम कर रहा है सारे का सारा, ये पर्सनल हमारा क्या करेगा, स्ट्रिक्टली हाइजीनिक प्रैक्टिस को फॉलो करेगा, यानी कि स्ट्रिक्टली हाइजीन करेगा जिससे ये कोई भी हमारी कॉन्टामिनेशन ना आ पाए। देन यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग शुड बी मैंडेटरी, जो साफ सफाई वाले कपड़े हैं यानी कि जो आपको यहाँ थोड़े बहुत दिख रहे होंगे ये प्रॉपर फॉलो करना है जिससे हमें कोई भी गंदगी ना आएगी। देन इक्विपमेंट शुड बी रेगुलरली क्लीन एंड वैलिडेटेड, जो भी हमारे इक्विपमेंट है जिनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो रेगुलर बेसिस पे हमारे क्लीन होंगे। और इसके अलावा एयर प्योरीफायर के लिए हमें हेपा फिल्टर का इस्तेमाल करना है जिससे एयर के द्वारा हमारा कॉन्टामिनेशन नहीं होगा। देन एनवायरमेंटल कंडीशन शुड बी कंट्रोल एंड मॉनिटर, जो हमारी एनवायरमेंट की कंडीशन थी जो हमने देखा था कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, वो हमको मेंटेन करनी है। देन हमारे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आता है वो भी हमारा प्रॉपर्ली स्टोर होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। देन लास्ट में हमारे जो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रोसीजर है जो अभी हमने पढ़ा था उसको भी हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो जो बातें अभी हमने पढ़ी थी कि कैसे कैसे हमें पहले पढ़ा था वही यहाँ पे कि आपको कॉन्टामिनेशन अगर कंट्रोल करना है तो इन सब बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कॉन्टामिनेशन इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद जीएमपी, यानी कि अगर अच्छे से कॉन्टामिनेशन कंट्रोल किए जाएंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा सेफ बनेगा, क्वालिटी वाला बनेगा और हमारे जीएमपी के साथ कंप्लायंस बनेगा, तो उसके अप्रूवल में हमको दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा पूरा कंट्रोल ऑफ कॉन्टामिनेशन के बारे में। यानी कि अब अगर देखा जाए तो हमें जो हमारा प्रीमिसेस वाला पार्ट था वो यहाँ पे हमने डिटेल में कवर कर लिया है। हमने एक एक बात, यानी कि पहले हमने डिजाइन कंस्ट्रक्शन देखा, देन हमने प्लांट लेआउट देखा, देन हमने इसके मेंटेनेंस सैनिटेशन देखा, देन हमने इसके एनवायरमेंटल कंट्रोल देखे, और लास्ट में हमने यहाँ पे यूटिलाइजेशन एंड मेंटेन ऑफ स्टेराइल एरिया देखा, और बिल्कुल लास्ट में अभी हमने कंट्रोल ऑफ कॉन्टामिनेशन देखे। यानी कि जितने भी पार्ट्स है वो हमने एक्स वाई जेड सारे के सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब इसका कुछ पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, प्लांट लेआउट ये सब बता दिया, और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन के अलावा थे वो भी कवर कर लिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपके एग्जाम की तैयारी भी हो रही है और आपके सिलेबस की तैयारी भी हो रही है, यानी कि सारा कवर भी हो रहा है और एग्जाम की तैयारी भी हो रही है। अब हम बात करते हैं अपना आखिरी वाला जो थर्ड चैप्टर है उसका, तो उसका नाम है इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल। और इसके अंदर हमारा मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ये बनता है कि ये जो हमारे रॉ मटेरियल है या ये जो हमारे इक्विपमेंट है इनको हम कैसे खरीदेंगे, खरीदने के लिए जो हमारे स्पेसिफिकेशन है वो, और देन इसको मेंटेन कैसे करेंगे, यही दो बातें हमारी यहाँ पे आती है। तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल के बारे में। अब देखो इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल एक्चुअल में होते क्या है, तो जैसे ये हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमारे लिए सारे काम, यानी कि कोई प्रोडक्ट मान लो बना रही थी। अब इसमें हमने क्या देखा कि ऑर्गेनाइजेशन एक हमारी क्या बनती है, हमारे मतलब जगह से जो हमारे पूरा प्रिमिसेस ये सब थे और हमारे लोगों से बनती थी। फिर जो उसका कंप्लीट फिजिकल एरिया था वो हमारा प्रिमिसेस हो गया। लेकिन अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट के बारे में। तो इक्विपमेंट
एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो मुझे ये क्या है कि ये टैबलेट मुझे बनानी है, ये टैबलेट सॉरी मुझे बनानी है, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा रॉ मटेरियल होगा और ये रॉ मटेरियल क्या करेगा कि इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके इन मशीनों में डाला जाएगा और ये मशीन क्या करेंगे, मेरे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो ये होता है मेरा रॉ मटेरियल और जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो होते हैं मेरे इक्विपमेंट यानी कि मशीन। और हम यहाँ बात करने वाले इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल के बारे में, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो हमारा वो मटेरियल है जिसके द्वारा मिलके हमारे यहाँ पे काम मतलब प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा बनाया जाएगा, मान लो टैबलेट वगैरह या कैप्सूल वगैरह। और इक्विपमेंट क्या है कि हमारी ये वो मशीन्स होती हैं जो क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें हमारे लिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि जो दवाइयां हैं वो यहाँ पे बनाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए क्या बोल सकते हैं कि इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, जो हमारी किसी भी दवाई को बनाने के लिए हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो हमारा वो सब्सटेंस है जो आगे जाके ड्रग में कन्वर्ट होते हैं यानी कि ड्रग बनता है, और इक्विपमेंट हमारी वो मशीन्स होती हैं जो इन रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जीएमपी बोथ मस्ट बी प्रॉपरली सिलेक्टेड, यानी कि दोनों, यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल है जो हमारे इक्विपमेंट है इन दोनों को अच्छे से हमें सिलेक्ट करना है, हैंडल करना है, देन कंट्रोल करना है टू इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनेगा वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा क्वालिटी बने, अच्छी बने, सेफ बने और इसके अलावा कंसिस्टेंसी बनी रहे, यानी कि हमारी चीज़ें बनती रहे। तो अब हमको क्या करना है, एक एक करके इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल दोनों के बारे में बात करनी है। पहले हम बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में। तो इक्विपमेंट को हम रेफर कर सकते हैं ऑल मशीन्स, यानी कि हमारे किसी भी प्रीमिसेस में या कंपनी में जितनी भी हमारी मशीन्स हैं उनको हम यहाँ इक्विपमेंट बोल सकते हैं। कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको बोल सकते हैं, कोई हमारी डिवाइस है उसको बोल सकते हैं, जो हमारी ओवरऑल जो फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें हेल्प कर रहा है, प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है, या हमारी पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, या हमारे किसी भी ड्रग को टेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, मान लो कि एक हमारी ये मशीन है, तो ये टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है, ये भी हमारा इक्विपमेंट है। इसके अलावा मान लो कि कोई हमारे यहाँ पे डिसोल्यूशन अपैरेटस है, वो हमारे टैबलेट को क्या करता है, मतलब यहाँ पे चेक करता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, तो वो भी हमारी एक मशीन है। देन कोई पैकेजिंग करने वाली, मान लो अगर हमारी मशीन है, इधर जो कन्वेयर वगैरह है वो भी हमारे लिए इक्विपमेंट है। यानी कि इक्विपमेंट सिंपली हमारी कोई भी वो मशीन, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो हमारी पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग या कोई और काम में हेल्प कर रही है, वो हमारा इक्विपमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा मिक्सर है जो दवाइयों को मिक्स कर रहा है आगे एक्सिपिएंट को, फिर हमारा ग्रेनुलेटर है जो ग्रेन्यूल्स बना रहा है, देन टैबलेट प्रेस मशीन है टैबलेट को प्रेस कर रही है, देन कोटिंग मशीन है टैबलेट के ऊपर कोट पूरा चढ़ा रही है, देन हमारे यहाँ पे फिलिंग मशीन है जो कैप्सूल को फिल कर रही है। तो ये सारे के सारे हमारे इक्विपमेंट कहलाते हैं। देन बारी आती है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल हमारे वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब ये मेन वो हमारा ड्रग होता है जो हमारी बॉडी में जाके हम लोग को ठीक करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जाके यही है जो ठीक करेगा। अब जो एपीआई है ये अकेला हमारे किसी टैबलेट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसके लिए हमें एपीआई के साथ में कुछ एक्सीपिएंट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये इसमें मिलकर हमारी कोई भी टैबलेट वगैरह को तैयार करते हैं। तो हमारे एक्सीपिएंट भी होता है। तो ये होते हैं हमारे रॉ मटेरियल जो स्टार्टिंग का इनिशियल प्रोडक्ट होता है, जिसका इस्तेमाल करके आगे जाके हम अपने लिए फार्मास्यूटिकल मेन मेडिसिन या दवाइयां बनाते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा पैरासीटामोल हो गया, तो ये हमारी मेन एपीआई हो गई। देन हमारा जो स्टार्च हो गया, लैक्टोज हो गया, ये हमारे एक्सिपिएंट हो गए जो इसको बल्क देंगे और इसको दवाई में टैबलेट में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये हो गया हमारे इक्विपमेंट के बारे में, ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल के बारे में, और ये एक ब्रीफ इंट्रो आपको समझ आ गया होगा। अब हमको क्या करना है कि हमको दोनों के बारे में, यानी कि इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल के बारे में दो बातें करनी है। यानी कि पहले हम जानेंगे कि जो हमारा इक्विपमेंट है इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे और इसको खरीदेंगे कैसे। देन हम बाद में बात करेंगे अपने रॉ मटेरियल के बारे में कि इसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कैसे खरीदेंगे, और यही हमें मेन बात करनी है इसके अंदर। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस इक्विपमेंट सिलेक्शन, परचेज स्पेसिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। पहला मतलब इस वाला जो थर्ड वाला पार्ट था इसका पहला क्वेश्चन आता है। तो इक्विपमेंट सिलेक्शन एक्चुअल में क्या होता है? अब देखो, इक्विपमेंट सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग suitable machines and instruments based on technical requirement, production needs and GMP guidelines। अब देखो, सिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को डिसाइड करना। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो मुझे कोई काम करना है, मुझे मान लो यहाँ पे क्या है कि मैं ये लाइन कर रहा हूँ, तो इस लाइन के लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल को चूज किया। वही मान लो मुझे क्या दिखाना है कि यहाँ पे कोई चीज हाईलाइट करनी है, मतलब ऐसे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेड पेन से कर दूंगा। कि सिलेक्शन का मतलब होता है चूज करना कौन सा कोई सूटेबल, लेकिन मैं पूरे पे रेड नहीं करूंगा वरना वो बहुत ज्यादा गड़बड़ लगेगा। अब मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पेन का चूज करूंगा। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। उसी तरह क्या होता है कि जब मुझे अपने यहाँ प्रोडक्शन एरिया में कुछ भी बनाना होगा, तो उस बनाने के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग और यहाँ पे जीएमपी
गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करते हैं कि हमें इस काम के लिए कौन सा पर्टिकुलर इक्विपमेंट की जरूरत है और उसी को हम यहाँ पे इक्विपमेंट सिलेक्शन बोल देते हैं। मान लो अगर हमें टैबलेट पंचिंग मशीन चाहिए टैबलेट को निकालने के लिए, और टैबलेट पे अगर हमें कलर करना है तो हम टैबलेट कोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है हमारा इक्विपमेंट सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर इक्विपमेंट सिलेक्शन, यानी कि मान लो कि ये जो इक्विपमेंट है और मुझे चूज करना है तो मैं अपनी कंपनी के लिए कैसे इक्विपमेंट चूज करूंगा। सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, इक्विपमेंट शुड बी मेड ऑफ नॉन रिएक्टिव एंड कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल का हमारा इक्विपमेंट बना होगा ना वो मटेरियल हमारा नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पे दवाई डाली अपने इसमें मिक्सर करने के लिए और दवाई इस इक्विपमेंट के साथ में जो मटेरियल है इसके साथ में रिएक्ट कर जाए, खराब हो जाए। तो हमारा नॉन रिएक्टिव एंड कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए कि उसमें जंग हमारी नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए मोस्टली हम जो है स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट, जिससे वो हमारे प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट ना करे। देन जो हमारे क्या चाहिए हमको, इट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट अलाउ इजी क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। ये जो हमारा बना होना चाहिए ये इस तरह का बना होना चाहिए कि आसानी से इसमें सफाई हो जाए। अब जैसे मान लो ये हमारा है, ये हमने इस तरह दे दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पे इधर एरिया में सफाई करना सब थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए देखा होगा कि इक्विपमेंट हमारे कुछ इस तरह के बने होते हैं और ये भी सर्कुलर, ये इस तरह के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये एरिया हमारे जैसे अगर देना भी हो तो ये इस तरह होगा, तो यहाँ पे सफाई क्योंकि थोड़े बंद मुंह के बनाने पड़ते हैं तो यहाँ पे इजीली हमारी सफाई हो जाती है प्रेशर लग के। वहीं अगर मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगा तो ये जगह कोने पे सफाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या कि हमारे इस तरह के होने चाहिए कि उसमें सफाई, सैनिटेशन, मेंटेनेंस और रिस्क हमारा कंटामिनेशन का जितना कम से कम हो उतना होना चाहिए। देन इक्विपमेंट शुड नॉट अफेक्ट द क्वालिटी, प्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब हम प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस टाइम पे जो हमारा इक्विपमेंट है वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्योरिटी को, सेफ्टी को अफेक्ट ना करे। देन इट शुड बी सूटेबल फॉर द स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म एंड प्रोसेस। अब जो हमारा इक्विपमेंट है वो हर तरह के हमारे डोजेस फॉर्म इन सब के लिए सूटेबल होने चाहिए, जैसे टैबलेट के लिए, कैप्सूल के लिए, लिक्विड के लिए। अब इनके लिए अलग अलग आते हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देन द कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट शुड मैच द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एंड बेस्ट साइज। अब मान लो हमें एक बड़ा बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इक्विपमेंट है वो साइज हम चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा कम पड़ जाए, हमें 2 बार चलाना पड़ रहा है, हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। देन जो इक्विपमेंट है वो आसान होना चाहिए ऑपरेट करना, कंट्रोल एंड मॉनिटर करना। देन स्मूथ फंक्शनिंग हमारी इंश्योर हो सके कि सारे काम अच्छे से चले। देन इट शुड कंप्लाई विद जीएमपी रिक्वायरमेंट, हमारा जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा होना चाहिए। देन इसमें प्रॉपर कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन हमारा होता रहे। कैलिब्रेशन वैलिडेशन क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको ये बता चुका हूँ। देन इक्विपमेंट शुड बी ड्यूरेबल, ये हमारा ड्यूरेबल हो, लंबे टाइम तक चलना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए एंड कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। और इसमें और क्या होना चाहिए कि जो इसका ब्रेकडाउन है वो मिनिमम रिस्क एंड प्रोडक्ट का लॉस भी हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है कि हमें इस तरह का जो है इक्विपमेंट सिलेक्शन, मतलब ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। अब बारी आती है कि अगर हमें इक्विपमेंट को परचेज करना है तो फिर किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैसे तो मैंने आपको ये दिखाया था, जैसे मान लो ये इस तरह का पूरा लेटर होता है जो हमें बनाना होता है अपने परचेज स्पेसिफिकेशन में। यानी कि क्या है कि परचेज स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये हमारे इस तरह का एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है दैट क्लियरली डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल बिफोर परचेज। यानी कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उससे पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट है या उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये सब यहाँ लिखा होता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो एक सप्लायर है कोई भी, एग्जाम्पल फार्मा कोई कंपनी, मान लो एक मटेरियल हमारे यहाँ पे एपीआई है, हमको कोई एपीआई बनाना है, मान लो पैरासीटामोल बनाना है। अब यहाँ पे जो नाम होगा वो हम लिख देंगे, मान लो पैरासीटामोल हो गया। देन उसका कैटलॉग नंबर हो गया, यानी कि जो वो भेजते हैं, जैसे मान लो कोई भेजता है उसमें उनका कैटलॉग होता है कि ये चाहिए तो उसका कैटलॉग नंबर डाल देते हैं। देन ये हमारा परचेस ऑर्डर, हम कौन सा खरीद रहे हैं। देन हमारी डेट हो गई। देन अब बारी आती है उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, जैसे हमने यहाँ देखा कि स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, जो भी है। तो जैसे मान लो हमारी ये एपीआई है, इसका क्या है कि अपीयरेंस हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होना चाहिए, प्योरिटी हमारी एचपीएलसी के अकॉर्डिंग इतनी होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट हमारा 1% से भी कम होना चाहिए, हैवी मेटल हमारे 10 ppm से भी कम होना चाहिए, पार्टिकल साइज हमारा इतना छोटा होना चाहिए। देन माइक्रोबियल जो लिमिट है, क्योंकि भाई थोड़े बहुत होते हैं तो हमारी कितनी होनी चाहिए, 1000 CPU से भी कम होनी चाहिए, और ये सब तो बिल्कुल ही एब्सेंट होने चाहिए। देन स्टोरेज कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सब लिख के एक इस तरह का पूरा पेपर तैयार कर देते हैं, और यही हमारा कहलाता है परचेज स्पेसिफिकेशन। तो यही हमारा हो गया कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लियरली डिस्क्राइब होता है कि हमें क्या कैसे चाहिए। अब बात करते हैं परचेज स्पेसिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट के बारे में, बाद में हम यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, अगर हमें कोई इक्विपमेंट मंगाना है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऊपर हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा इक्विपमेंट है उसका नेम, टाइप, मॉडल ऑफ इक्विपमेंट शुड बी क्लियरली मेंशन, कि उसका नाम क्या है, कौन सा टाइप का, कौन सा मॉडल है। देन मटेरियल ऑफ कंसर्न, जो मैंने बोला कि स्टेनलेस स्टील, ग्रेड कौन सा, ये सारी बात है। देन इक्विपमेंट कैपेसिटी, यानी कि कितना बड़ा छोटा चाहिए वो, और ऑपरेटिंग कंडीशन की मैनुअल चाहिए, फुल्ली ऑटोमेटिक चाहिए या फिर ऑटोमेटिक चाहिए।
देन यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर क्लीनिंग सैनिटेशन मेंटेनेंस शुड बी इंक्लूडेड, कि कैसे सफाई करनी कैसे क्या ये सारी बात है। देन नेसेसरी सेफ्टी फीचर एंड कंट्रोल सिस्टम शुड बी स्पेसिफाई, उसमें जो भी फीचर होते हैं सेफ्टी फीचर सब कुछ होना चाहिए। देन रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन शुड बी मेंशन, कि हमें इंस्टॉल कहाँ करना है कैसे करना है क्या क्वालिफिकेशन जो उधर की होंगी वो सारी बात है। देन डिटेल ऑफ अप्रूव सप्लायर, जो मैंने बोला कि यहाँ पे सप्लायर कौन है उसकी डिटेल भी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या है सर्टिफिकेशन, जो उसमें अगर कोई सर्टिफिकेट होगा वो भी होगा। देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सच एज ऑपरेशन मैनुअल, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन, ये सब जो हमारे यूजर मैनुअल आता है ना कि आपको कैसे काम करना है, जो आपका हर किसी के साथ आता है वो सब भी होना चाहिए। अब इसको ऐसे मान सकते हो, मान लो आपको एक वॉशिंग मशीन लेनी है तो कौन सी लेनी है, कितने मॉडल की लेनी है, क्या नाम होगा, कौन सी कंपनी होगी। देन प्लास्टिक लेनी है या स्टेनलेस स्टील लेनी है। देन उसके बाद कैपेसिटी बात करें आपको 6 लीटर 7 लीटर या 10 या 12 जो लीटर की लेनी हो, इनकी हर एक डिटेल आपकी लिखी होगी, वही आपका परचेज स्पेसिफिकेशन होता है। तो अब बारी आती है, मान लो आपने इक्विपमेंट को परचेस कर लिया तो अब उसको मेंटेन कैसे करोगे ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट मींस कीपिंग द इक्विपमेंट इन गुड वर्किंग कंडीशन थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन क्लीनिंग एंड रिपेयर। यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है कि हम अपने इक्विपमेंट को बेहतर रख रहे हैं हर हाल में, मतलब बेहतर रख रहे हैं कैसे, उसका इंस्पेक्शन रेगुलर करके क्लीनिंग और रिपेयर करके। क्या करते हैं, तो इक्विपमेंट शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड टू डिफेक्ट फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट ना हो उसके लिए हमें रेगुलर इंस्पेक्ट करना है। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शुड बी कैरीड आउट एन स्केड्यूल इंटरवल, यानी कि होता है ना कि आपको जैसे स्कूटी या बाइक होती है कि आपको हर 6 महीने या महीने बाद सर्विस करानी होती है, वो पूरा ध्यान देते हैं। देन इक्विपमेंट शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन एंड सैनिटाइज आफ्टर यूज, जब भी आपको इक्विपमेंट का इस्तेमाल करोगे बाद में उसको पूरा क्लीन कर दो और सैनिटाइज कर दो। देन कैलिब्रेशन शुड बी डन टू इंश्योर एक्यूरेट परफॉर्मेंस, यानी कि क्या है कि कैलिब्रेशन हम करते रहते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन मेंटेनेंस एक्टिविटीज शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड, जो भी आपकी एक्टिविटी वगैरह है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखना होता है और डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल प्रॉपर मेंटेनेंस इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर आपका जो इक्विपमेंट है वो सही रहेगा तो आपके फंक्शन स्मूथ चलते रहेंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपकी कंसिस्टेंटली बनी रहेगी। तो अब इस यूनिट का और इस पूरे चैप्टर का आखिरी वाला पार्ट आता है। जैसे हमने ये देख लिया इक्विपमेंट सिलेक्शन, परचेज स्पेसिफिकेशन एंड मेंटेनेंस देख लिया हमने इक्विपमेंट का। अब हमारा आता है परचेज स्पेसिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स फॉर रॉ मटेरियल, यानी कि अब हमको जो है रॉ मटेरियल के लिए सारे ये सब देखना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप लिख के आ जाना, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, यानी कि ये पूरा रॉ मटेरियल का, और इसको ऐड कर देना, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ये यहाँ पे ऐड कर देना रॉ मटेरियल की डेफिनेशन। जब भी एग्जाम में आता है आपको ये रॉ मटेरियल की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, देन इसके बारे में बात करते हैं परचेज स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो परचेज स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। अब ये मैंने आपको बता दिया कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो डिफाइन करता है कि हमको जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट हमारी क्या होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ तो हमने ये पूरा एग्जाम्पल भी रॉ मटेरियल का लिया था, मान लो हमको रॉ मटेरियल चाहिए किसका, एपीआई चाहिए कौन सा, पैरासीटामोल का, तो ये इसका कैटलॉग नंबर परचेज ये सारा इसमें लिखा ही हुआ है। तो दी नेम कोड कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी क्लियरली स्पेसिफाई, जो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, हमारा कैटलॉग नंबर कोड और ये सारी बातें लिखी हुई हैं। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी लिखी हुई है कि किसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हो गया, हैवी मेटल हो गया, पार्टिकल साइज हो गया, माइक्रोवेल लिमिट हो गया, प्योरिटी हो गया, अपीयरेंस हो गया। तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये हमारे कुछ मतलब एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज, सारा कुछ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। इसके अलावा जो आपके क्वालिटी कंट्रोल है, जैसे आपका आईपी बीपी यूएसपी है, ये भी मेंशन होना चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ चेक किया है। देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी आपका वहाँ पे लिखा होना चाहिए। देन जो स्टोरेज कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट, ये आपकी ह्यूमिडिटी यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, मैं सारा कुछ तो नहीं लिख सकता, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये भी आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। देन जो सप्लायर है वो भी अप्रूव होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए, और जो आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, यानी कि जिस पे आप एक्सेप्ट करोगे वो भी लिखा होना चाहिए, एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट भी लिखी होनी चाहिए। मतलब सिंपल है, जैसा आपको चाहिए जो जो जरूरी है सारी बात आप यहाँ लिख दोगे, आपका ये पूरा परचेज स्पेसिफिकेशन तैयार हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि ये आपका वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें जो भी जरूरी बात है जो आपको चाहिए वो सब इसमें लिखी होती है। देन यहाँ पे आखिरी आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स फॉर रॉ मटेरियल, यानी कि मान लो आपने रॉ मटेरियल मंगा लिया है, अब वो आपका स्टोरेज में यानी कि ऐसे करके स्टोर में रखा हुआ है, तो ये कैसे रखा जाएगा इसके बारे में। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स मींस कीपिंग रॉ मटेरियल इन प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। वही मैंने बोला कि आपको जो रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में रखना है, जिससे कोई भी कॉन्टेमिनेशन ना हो, कोई डैमेज ना हो और कोई डिटेरियोरेशन यानी कि कोई चीज़ हमारी खराब ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि रॉ मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन ड्राई एज वेल एज वेंटिलेटेड एरिया, यानी कि आपको साफ सूखे और वेंटिलेटेड एरिया में रखना है। देन जो मटेरियल है वो आपका
प्रॉपरली लेवल होना चाहिए, यानी कि उस पर हर एक चीज़ देखो यहाँ पे प्रॉपर आपका लेवल होना चाहिए कि कोई भी गलत चूज ना करें, यानी कि नेम, बैच नंबर और जो इसका स्टेटस सब कुछ, जैसे स्टेटस मान लो ये हमारा क्वारंटीन है, ये अप्रूव है, ये रिजेक्टेड है, सब लिखा होना चाहिए। देन जो सेपरेट एरिया है वो आपका ये मैंने बता दिया, क्वारंटीन, अप्रूव एंड रिजेक्टेड के लिए यहाँ पे देखो क्वारंटीन, अप्रूव, रिजेक्टेड तीनों होना चाहिए। देन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी शुड बी कंट्रोल एंड मॉनिटर। अब यहाँ पे जो रखोगे उसमें इन अकॉर्डिंग, यानी कि रॉ मटेरियल को कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेम्परेचर और ये सब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन मटेरियल शुड बी स्टोर्ड ऑन रैक एंड पैलेट। अब देखो इस तरह के जो रैक्स होते हैं, जो पैलेट्स होते हैं ना, इन पे रखते हैं हम इसको डायरेक्टली जमीन पे नहीं रखते, नॉट डायरेक्टली ऑन द फ्लोर, क्योंकि फ्लोर से कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी हमारे आके इनको खराब कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम सिस्टम अप्लाई करते हैं फीफो एंड फेबो वाला। अब देखो फीबो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपका पहले आया होगा उसको आपको पहले इस्तेमाल करना है। और एफई का होता है फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका पहले एक्सपायर होने वाला होता है उसको पहले इस्तेमाल करके आउट कर देते हैं। तो इस तरह मतलब वही है कि जो आपका पहले आएगा उसको पहले खा लोगे तो आपकी जो बाद की चीज़ है वो जल्दी खराब नहीं होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपका स्टोर है, यानी कि जहाँ पे सामान रखा जा रहा है, ये आपका प्रोटेक्टेड होना चाहिए हर तरह के पेस्ट से, इंसेक्ट से और कंटामिनेशन से। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो हमारा प्रॉपर परचेज स्पेसिफिकेशन है या जो हमारा स्टोर मतलब पूरा मेंटेनेंस है, ये हमारा प्रिवेंट करता है कि हमारा कोई भी रॉ मटेरियल खराब ना हो, यानी कि डिटोरिएशन ना हो, और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो लंबे टाइम तक यहाँ पे सही से रखा रहे। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपना ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर कर लिया है, यानी कि रॉ मटेरियल के बारे में और इक्विपमेंट के बारे में लगभग सारी बातें कर ली है। और अब अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे अपने तीनों के तीनों चैप्टर को कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं आपके लिए कुछ होमवर्क। तो देखो इस वाली यूनिट में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म, आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल को डिफाइन करना है, देन आपको प्रिमिसेस को डिफाइन करना है, और देन इन दोनों को आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा आपका इक्विपमेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया और स्टाइल एरिया हो गया, इनको आपको डिफाइन करना है, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे बड़े बड़े हमारे इस तरह के पूरे वो आपको बताया, ये पूरे लंबे लंबे वो है, तो इसको आप कमेंट में नहीं लिख सकते, तो आपको सिर्फ इनको डिफाइन करके कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको सबको समझ आ रहा हो, अच्छा हो, तो बस आपको क्या करना है, मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बस ये कमेंट में लिख देना और एक हार्ट छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको सब समझ आ रहा है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अब मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा इसकी यूनिट 3 के बारे में, या आपको जो भी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपके जो भी ये नोट्स वगैरह या पीडीएफ वगैरह ये सारे के सारे आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर जो है देखने को मिल जाएंगे क्रैश कोर्स के अंदर।